हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सीए कपिल गर्ग। तो हमने अपनी लास्ट रिविजनरी वीडियो के अंदर सैलरी का आधा चैप्टर कवर करा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि सैलरी के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, लाइक एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होना चाहिए। एंड हमने ये पढ़ा था कि पार्ट टाइम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप पार्ट टाइम है या फुल टाइम एम्प्लॉय है कहीं पे, तब भी आपसे जो भी होने वाली इनकम है वो आपकी इनकम अंडर दैट सैलरी ही टैक्सेबल होगी। एंड फिर हमने सैलरी के कंपोनेंट्स पढ़े थे, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी एंड ऑल दैट थिंग्स। सो आज हम अपने चैप्टर को आगे की ओर लेकर चलते हैं एंड आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परक्विजिट्स। तो आपने आई होप कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा था सैलरी के चैप्टर के अंदर, तो आपने यहाँ तक सभी क्वेश्चंस एक बार खुद से सॉल्व करके देखे होंगे। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, सो आई कैन रिजॉल्व योर डाउट। 9634679382। Please message your doubts on this number. Okay, so let's dive into the subject with me. तो हमारा आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन है perquisites। तो what is the meaning of perquisite? Perquisite indicate some extra benefit in addition to the amount that may be legally due by way of contract for service rendered। तो perquisites कहने का मतलब क्या होता है कि कोई एडिशनल बेनिफिट्स जो मतलब आपको एडिशनली दिए जाते हैं इन एडिशन ऑफ द अमाउंट विच इज लीगली ड्यू बाय द वे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है पहले आपके एम्प्लॉयर के साथ कि आपको ये सैलरी मिलेगी, ये आपको अलाउंसेस मिलेंगे, एंड उसके ओवर एंड अबव आपको कोई और नए बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, तो उस बेनिफिट को हम बोलते हैं परक्विजिट्स। अब परक्विजिट में बी प्रोवाइडेड इन कैश और काइंड। ये कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है। परक्विजिट विल बिकम टैक्सेबल ओनली इफ इट हैज अ लीगल ओरिजिन। लीगल ओरिजिन कहने का मतलब कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लीगली देता है। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय जबरदस्ती या इलीगल तरीके से किसी चीज को मतलब कोई बेनिफिट्स एक्सरसाइज कर लेता है, या कोई एसेट एम्प्लॉयर की उठा लेता है, कोई एसेट ऐसे एम्प्लॉयर की चोरी कर लेता है, तो वो जो हमने चोरी कर लिया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है एंड वो अपने एम्प्लॉयर का लैपटॉप चुरा लाता है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई अपना लैपटॉप वगैरह ट्रांसफर कर देता है, कोई अपनी मूवेबल एसेट ट्रांसफर कर देता है, तो उस केस में वो भी परक्विजिट होती है। बट अब यहाँ पे वो चोरी कर रहा है तो अल्टीमेटली वो ट्रांसफर तो हो गया मूवेबल एसेट, बट ये लीगली ट्रांसफर नहीं हुआ। अब उसके बदले उसने कोई कॉस्ट, कोई चार्जेस वगैरह, कोई उसका अमाउंट तो पे करा नहीं होगा, अब तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो गया, तो अल्टीमेटली तो ये भी एक परक्विजिट हो जाना चाहिए एज पर द डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट। बट यहाँ पे लीगली ये नहीं लिया गया है, तो इसलिए इलीगल जो लेते हैं तो ये परक्विजिट नहीं है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ट्रांसफर करता है खुद से बाय फ्री विल, देन इन दैट केस वो हमारा परक्विजिट माना जाएगा। एन अनऑथराइज्ड एडवांटेज टेकन बाय द एम्प्लॉय विदाउट हिज एम्प्लॉयर सैंक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ परक्विजिट अंडर द एक्ट। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मान लीजिए आप लैपटॉप चोरी कर लाते हैं, तो फिर जो आपने लैपटॉप चोरी कर लिया वो परक्विजिट नहीं है। डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट। तो परक्विजिट तीन टाइप के होते हैं। परक्विजिट टैक्सेबल इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, कि जो परक्विजिट टैक्सेबल होते हैं सभी एम्प्लॉइज के लिए, या टैक्स फ्री परक्विजिट इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, जो टैक्स फ्री परक्विजिट होते हैं सभी एम्प्लॉइज के लिए। एंड हमारे थर्ड टाइप के परक्विजिट होते हैं परक्विजिट टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, कि जो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल होते हैं। अब ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज क्या होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज करने का मतलब क्या है। तो अभी हम अपनी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द परक्विजिट्स पढ़ते हैं, परक्विजिट्स व्हिच आर टैक्सेबल इन केस ऑफ द ऑल एम्प्लॉइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या होता है कि मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर आपको कोई एक घर दे देते हैं और उसका कोई रेंट वगैरह नहीं लेते, कि आप इसमें आराम से रहिए अपनी फैमिली के साथ एंड आपको इसका कोई रेंट नहीं देना, तो वो जो उन्होंने आपको रहने के लिए एक अकोमोडेशन दिया उसे बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो ये टैक्सेबल होता है इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, एंड इसकी वैल्यूएशन किस टाइप से होता है ये अभी हम लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अगर कोई रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जाता है टू दी जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो वो टैक्सेबल नहीं होता, वो एग्जेम्प्ट होता है। कंसेशन इन रेंट। अभी हमने पढ़ा कि रेंट फ्री अकोमोडेशन, आपको एक अकोमोडेशन दे गया एंड उस पर कोई रेंट नहीं ले रहा है एम्प्लॉयर। बट दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको एक अकोमोडेशन दे दिया बट उस पर कुछ एक नेग्लिजिबल अमाउंट आपसे रेंट लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक अकोमोडेशन दे दिया एंड आपसे बोला जा रहा है कि भाई 5,000 रुपये आप मुझे रेंट देना, तो वो जो कंसेशनल रेंट है, तो वहाँ पे मान लीजिए रेंट चल रहा है 10,000 रुपये एंड आपसे वो ले रहा है 5,000 रुपये, तो जो कंसेशनल रेंट है तो वो आपका परक्विजिट बन जाता है, कंसेशन इन रेंट। पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय। अगर कोई ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉय की, कि जो मतलब पेमेंट एम्प्लॉय को करनी है बट उसकी पेमेंट एम्प्लॉय की जगह पर एम्प्लॉयर कर देता है, तो जो एम्प्लॉयर पेमेंट कर देगा वो भी परक्विजिट होता है एंड वो टैक्सेबल होता है इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। अमाउंट पेएबल बाय एन एम्प्लॉयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इफेक्ट एन एश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द एसएससी। अगर कोई एम्प्लॉयर LIC या मतलब कोई भी लाइफ इंश्योरेंस ले लेता है एम्प्लॉय के लिए, तो वो जो उसका प्रीमियम वगैरह पे करेगा तो वो परक्विजिट बन जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय एंड वो टैक्सेबल होगा।
However, there are schemes like group annuity scheme, employee state insurance scheme, and fidelity insurance scheme, under which insurance premium is paid by the employer on behalf of the employees. Such payments are not regarded as perquisite in view of the fact that the employees have only an expectancy of the benefit in such schemes. तो ये कुछ स्कीम्स होती हैं जो कि मतलब लॉ से मैंडेटली करी जाती हैं, जैसे ESI होता है हमारा, या फिडेलिटी इंश्योरेंस स्कीम होती है। तो ये इसके अंदर जो एम्प्लॉयर अगर प्रीमियम पे करता है तो उस प्रीमियम को हम यहाँ पे परक्विजिट के मान के उसे टैक्स नहीं करते इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर अलॉटेड और ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर कोई सिक्योरिटी या कोई स्वेट इक्विटी शेयर करने का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय की मेहनत के बदले उसे कंपनी के शेयर दे दिए जाते हैं, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या तो कुछ कम अमाउंट पे। मतलब मान लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है शेयर की 100 रुपये एंड आपको 50 रुपये पे दे दिया गया, तो इसे बोलते हैं हम स्वेट इक्विटी। तो जो इस टाइप के शेयर्स मिलते हैं तो वो भी यहाँ पे परक्विजिट माने जाते हैं एंड वो भी टैक्सेबल होते हैं इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन मेड टू द अकाउंट ऑफ द एसएससी बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर एसएससी के इन 3 अकाउंट्स के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन करता है इन द एक्सेस ऑफ ₹7.5 लाख, तो जो 7.5 लाख से ऊपर का जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा वो परक्विजिट्स माना जाएगा एंड वो टैक्सेबल हो जाएगा इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। तो किस किस अकाउंट में? इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड RPF, इन NPS अंडर सेक्शन 80 CCD और इन एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। अगर इनके अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख ड्यूरिंग द ईयर, तो वो जो 7.5 लाख से ऊपर जितना भी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर 10 लाख का कंट्रीब्यूशन कर देता है तो 7.5 लाख तक तो ये एग्जेम्प्ट है, बट इसके ऊपर जो 2.5 लाख रुपीज है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। ठीक है। अब जो ये 2.5 लाख, अभी हमने अपने एग्जांपल में पढ़ा था कि 10 लाख का कंट्रीब्यूशन कर दिया तो 7.5 लाख तक एग्जेम्प्ट था एंड बाकी 2.5 लाख टैक्सेबल था। अब जो 2.5 लाख के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट, डिविडेंड या कुछ भी, अगर कोई भी एक्रीशन होता है इसमें बाय एनी वे, इंटरेस्ट, डिविडेंड और कोई भी अगर इस पे एक्रीशन होता है तो जो भी एक्रीशन होगा इस 2.5 लाख पे वो भी टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट और एमिनिटी, अगर कोई और बेनिफिट या कोई और तरीके की एमिनिटीज मिलती हैं तो वो भी परक्विजिट बन जाएंगी। तो उसके लिए क्या क्या यहाँ पे बोला गया है? इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, कि आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया आपके एम्प्लॉयर ने तो वो परक्विजिट है। ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड एकोमोडेशन का खर्चा बियर कर रहा है एम्प्लॉयर तो वो परक्विजिट है। फ्री और कंसेशनल फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फूड मिल रहा है आपके ऑफिस में तो वो परक्विजिट है, बट इसकी एक लिमिट होती है कि अगर फूड 50 रुपये तक का है तो फिर वो परक्विजिट नहीं माना जाता। गिफ्ट वाउचर्स और टोकन इन ल्यू ऑफ द सच गिफ्ट, तो अगर कोई गिफ्ट वाउचर मिल रहा है इन द एक्सेस ऑफ 5000 रुपीज तो वो परक्विजिट माना जाता है। क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस पे कर देता है तो वो परक्विजिट है। क्लब के एक्सपेंडिचर देता है वो परक्विजिट है। आपको कोई मूवेबल एसेट यूज करने के लिए दे देता है तो वो परक्विजिट है। कोई मूवेबल एसेट अपनी ट्रांसफर कर देता है आपको तो वो भी परक्विजिट है। और अगर कोई अदर बेनिफिट और एमिनिटी दे देता है तो वो भी परक्विजिट है। तो अब इनकी सबकी हमें वैल्यूएशन पढ़नी है, वो वैल्यूएशन हम अभी बाद में पढ़ेंगे कि किस टाइप से परक्विजिट्स की वैल्यूएशन निकालनी है, कितना अमाउंट टैक्सेबल होता है, तो वो सभी अभी हम अपने वीडियो के लास्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है एनुअल एक्रीशन टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड NPS अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड which relates to the employer's contribution and included in the total income on account of same having exceeding rupees 7.5 लाख। तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि अगर 7.5 लाख रुपीज से ज्यादा कोई भी वो NPS के अंदर, RPF के अंदर या सुपर एनुएशन फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन कर देता है तो वो टैक्सेबल होता है एज परक्विजिट। एंड उसके ऊपर होने वाला कोई भी एक्रीशन होता है बाय द वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट तो वो भी टैक्सेबल होता है एज परक्विजिट। तो वो किस टाइप से हमें कंप्यूट करना होता है, तो यहाँ पे हम वो कंप्यूट करने का मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे CBDT ने रूल नंबर 3B के अकॉर्डिंगली बताया कि रूल नंबर 3B में नोटिफाई करा गया है कि किस टाइप से हमें वो निकालना है कि हमारा टैक्सेबल परक्विजिट कितना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है TP कहने का मतलब है टैक्सेबल परक्विजिट इज इक्वल टू PC डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई R प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय R। अब ये यहाँ पे PC क्या है? PC है अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ ₹7.5 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 7.5 लाख रुपीज से ज्यादा कितना भी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा है तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे PC। तो हमारे एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे 10 लाख कंट्रीब्यूट करा था तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपीज है हमारा PC। ठीक है, तो ये है हमारा 2.5 लाख। अब डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय R, ये R अभी हम पढ़ेंगे R क्या होता है। अब PC1 क्या है? अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ ₹7.5 लाख for the previous year or years commencing on or after 1st of April 2022 other than the current previous year, यानी कि 1st of April 2020 के बाद, बट अभी जो हमारा करंट प्रीवियस ईयर है यानी कि 22-23, इस करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के यानी कि 2021 एंड 21-22 के अंदर
7.5 लाख के एक्सेस में कितना कंट्रीब्यूट करा था एम्प्लॉयर ने। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 2021 में कंट्रीब्यूट करा था 10 लाख एंड 21-22 के अंदर कंट्रीब्यूट करा था, यहाँ पे भी हम 10 लाख ही ले लेते हैं, मतलब वो तीनों साल में 10 लाख ले लेते हैं। 22-23 जो हमारा करंट ईयर है इसके अंदर भी 10 लाख। तो ये तो जो यहाँ पे 2.5 लाख था इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख, तो इसे तो हम बोलते हैं पीसी। बट जो यहाँ पे 2.5 एंड 2.5 लाख है प्रीवियस ईयर्स के अंदर, तो ये जो 5 लाख रुपये है इसे हम बोलेंगे PC1। ठीक है, तो यहाँ पे PC1 हमारा आ गया 5 लाख। अब ये TP1 क्या है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर्स थे, करंट ईयर को छोड़कर जो हमारे प्रीवियस ईयर थे यानी कि 2021 एंड 21-22, इनके अंदर हमारा टैक्सेबल परक्विजिट कितना निकला था, तो वो होता है हमारा TP1। एग्रीगेट ऑफ द टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2) क्लॉज 6A फॉर द प्रीवियस ईयर और ईयर्स कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020। अब आर क्या है, आर निकालते हैं हम I/F एवरेज। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई का मतलब है अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम एक्रूड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, कि आपका जो ये 10 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन था इसके ऊपर आपकी टोटल कितनी इंटरेस्ट या डिविडेंड जो कुछ भी आपका एक्रू हुआ, तो वो कितना टोटल अमाउंट एक्रू हुआ, तो वो आई है हमारा। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि 50,000 रुपीज। एंड एफ एवरेज क्या होता है, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ RPF NPS अंडर सेक्शन 80CCD एंड अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द करंट प्रीवियस ईयर। यानी कि इसके बैलेंस के अंदर हमारा करंट प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे कितना बैलेंस था, मतलब ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2, तो वो होता है हमारा एफ एवरेज। और जब हम आई डिवाइडेड बाय एफ एवरेज कर देते हैं तो उससे हमारा निकल जाता है आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टैक्सेबल परक्विजिट किस टाइप से निकालना है, उसके लिए मैं आपको एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ। टैक्सेबल परक्विजिट निकालने के लिए PC डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई आर। PC इज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 7.5 लाख के एक्सेस में कितना कंट्रीब्यूशन है वो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर। आर कहने का मतलब आई डिवाइडेड बाय एफ एवरेज। आई कहने का मतलब कि आपको टोटल इनकम कितनी एक्रू हुई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड एफ एवरेज मतलब कि आपके जो करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस का डिवाइडेड बाय 2, मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा होता है एफ एवरेज। तो इससे हमारा आर निकल जाएगा। PC1 कि 1 अप्रैल 2020 के बाद कितना कंट्रीब्यूशन करा गया इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख बट करंट ईयर को छोड़कर, तो उसे हम बोलते हैं PC1। प्रीवियस ईयर्स के अंदर कितना टैक्सेबल परक्विजिट हमारा कंप्यूट हुआ था उसे हम बोलते हैं TP1। एंड आर जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था आई डिवाइडेड बाय एफ एवरेज। तो इस फॉर्मूले से जो हमारा निकलेगा वो होता है हमारा टैक्सेबल परक्विजिट। ठीक है जी, ये इसकी इलस्ट्रेशन आप एक बार जरूर से देख लेना, इससे आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप से हमें निकालना है। इन्होंने 2 साल का दिया है कि पहले उसमें आपको 1 साल के लिए निकालना है आपका कितना TP बनता है, फिर आपको नेक्स्ट ईयर का टैक्सेबल परक्विजिट निकालना है। तो जब आप नेक्स्ट ईयर का निकालेंगे तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के TP को भी, मतलब जो आपका टैक्सेबल परक्विजिट था उसे ऐड करके तब आप PC1 प्लस TP1 आप उस टाइप से करके निकाल लेंगे। तो आप एक बार इसे देख लेना खुद से, अगर कोई भी डाउट आए तो आप बता देना। अब एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट फ्रॉम सुपरएनुएशन फंड 10 क्लॉज 13। Any payment received by an employee from an approved superannuation fund shall be entirely excluded from his total income if payment is made। तो जो हमें सुपरएनुएशन फंड से एम्प्लॉय को कोई भी अगर अमाउंट मिलता है तो वो एग्जाम्प्ट होता है, वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होता है एज पर सेक्शन 10 क्लॉज 13। तो बट उसके लिए क्या क्या कंडीशन है कि वो पे करना होना चाहिए या तो ऑन द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, कि जब बेनिफिशियरी की डेथ होगी उसके बाद अगर वो पे होता है टू द लीगल ईयर्स ऑफ द बेनिफिशियरी तो वो टैक्सेबल नहीं होता, या वो पे करा जाए टू एन एम्प्लॉय इन ल्यू और इन कम्यूटेशन ऑफ एन एन्युटी ऑन इज रिटायरमेंट, या तो उसके रिटायरमेंट पे करा जाए, और एट और स्पेसिफाइड एज, या तो कोई एक स्पेसिफाइड एज अटेन कर लिया उसके बाद पे करा जाए, और ऑन इज बिकमिंग इनकैपेसिटेटेड प्रायर टू सच रिटायरमेंट। अगर मान लीजिए वो उस रिटायरमेंट से पहले ही उसकी अब कंडीशन नहीं बची, वो बीमार हो गया, कोई भी उसके साथ इस टाइप का हादसा हो गया कि अब वो जॉब नहीं कर सकता, इनकैपेसिटी हो गई उसके साथ जॉब करने की, तो उस टाइम पे अगर उसे कोई ये सुपरएनुएशन फंड से बैलेंस दिया जा रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। बाय वे ऑफ रिफंड ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन द डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी, अगर बेनिफिशियरी की डेथ के बाद हम जो उसका रिफंड कर रहे हैं जो भी उसका कंट्रीब्यूशन वहाँ पे पार्ट था तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एन एम्प्लॉय ऑन इज लिविंग द सर्विस इन कनेक्शन विद विच द फंड इज एस्टेब्लिश्ड, अगर मान लीजिए कोई सर्विस को छोड़ देता है, मतलब रिटायरमेंट वहाँ से खुद से रिजाइन कर देता है, रिटायरमेंट नहीं एंड ना ही वो उसने कोई स्पेसिफाइड एज अटेन करी है एंड ना ही वो इनकैपेसिटी हो, वो इस तीनों कारणों से अलग वैसे जॉब से रिजाइन कर देता है, रेजिग्नेशन ले लेता है, तो देन इन दैट सर्कमस्टांसेस कि जितना भी उसका कंट्रीब्यूशन होता है मेड प्रायर टू 1 अप्रैल 1962 उतने तक का अमाउंट उसे दे दिया जाएगा एंड वो उतने तक के अमाउंट पर उसको कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। बाय वे ऑफ ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रेफर टू इन 80CCD,
अगर उसके 80 CCD के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो भी वहाँ पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। अब हमें पढ़ना है टैक्स फ्री परक्विजिट्स इन ऑल केसेस। अभी हमने पढ़ा था टैक्सेबल परक्विजिट्स इन ऑल केसेस, अब हमें पढ़ना है टैक्स फ्री परक्विजिट्स। तो कौन कौन से होते हैं? अगर कोई टेलीफोन के चार्जेस पे करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए तो वो सभी टैक्स फ्री होते हैं इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, अगर कोई एम्प्लॉयर जिसका बिजनेस ऑफ द कैरिंग ऑफ पैसेंजर और गुड्स, अगर वो अपने एम्प्लॉयज को कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देता है, केवल कौन सा एम्प्लॉयर जिसका बिजनेस है कैरिंग ऑफ पैसेंजर और गुड्स, केवल वो वाले एम्प्लॉयर अगर कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देते हैं अपने एम्प्लॉयज को या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या एट कंसेशनल रेट, तो वो हमारा परक्विजिट नहीं होता। अगर कोई और टाइप के एम्प्लॉयर है, मान लीजिए कोई एक सीए फर्म है एंड वो अपने एम्प्लॉयज को इस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो इस केस में वो टैक्सेबल है। प्रिविलेजेस पासेस एंड प्रिविलेज टिकट, अगर कोई इंडियन रेलवे अपने एम्प्लॉयज को प्रिविलेज पासेस और प्रिविलेज टिकट दे देती है तो वो परक्विजिट नहीं माने जाएंगे इंडियन रेलवे के एम्प्लॉयज के लिए। परक्विजिट्स अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट, तो हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सिटीजन ऑफ इंडिया को, कोई सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब आउटसाइड इंडिया कोई जॉब रेंडर कर रहा है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे सैलरी पे कर दिया, तो वो जितनी भी सैलरी होती है हम उसे डीम टू एग्री और अराइज इन इंडिया मान लेते हैं, वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होती है। बट अगर उस सिटीजन ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई अलाउंसेस देते हैं तो वो फिर मतलब वो एग्जेम्प्ट होते हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। एंड अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया को कोई भी परक्विजिट्स देते हैं तो वो भी एग्जेम्प्ट होते हैं, उन पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये सभी टैक्स फ्री परक्विजिट्स होते हैं हमारे। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, अगर एम्प्लॉयर कोई ग्रुप का स्टाफ इंश्योरेंस स्कीम लेता है तो फिर जो उसका प्रीमियम वगैरह पे करेगा तो वो एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, वो फ्री परक्विजिट है। एनुअल प्रीमियम बाय द एम्प्लॉयर ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कोई पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले लेता है तो उस पर जो प्रीमियम वो पे करेगा तो वो एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, वो फ्री है। क्योंकि यहाँ पे तो एम्प्लॉयर केवल अपने को इंडेमनीफाई करने के लिए वो इंश्योरेंस ले रहा है कि मान लीजिए कोई पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है तो एम्प्लॉयर को वो पैसे देना पड़ेगा एम्प्लॉय को, तो वो उसे इंडेमनीफाई करने के लिए एम्प्लॉयर ने अपने फायदे के लिए एक इंश्योरेंस ले लिया, तो इससे एम्प्लॉय को कोई फायदा नहीं है, तो इसके लिए ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता। रिफ्रेशमेंट, अगर जैसे आपके ऑफिस आवर्स के बीच में आपको कोई चाय नाश्ता इस टाइप से कुछ रिफ्रेशमेंट मिलता है तो वो परक्विजिट का पार्ट नहीं होता। सब्सिडाइज्ड लंच, अगर आपको सब्सिडाइज्ड लंच मिलता है ऑफिस के अंदर बट वो उसकी वैल्यू होनी चाहिए अप टू ₹50, देन इन दैट केस वो परक्विजिट नहीं है। अगर ₹50 से ज़्यादा होता है तो वो परक्विजिट बन जाता है। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, आपके कोई क्लब एक्सपेंडिचर, कोई भी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज से रिलेटेड आपके कोई एम्प्लॉयर पेमेंट कर देता है, इन जनरल दैट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू सिलेक्टेड एम्प्लॉइज, ऐसा नहीं कि केवल आपके मान लीजिए 100 एम्प्लॉइज हैं एंड आपने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई केवल इन 10 एम्प्लॉइज के लिए हम पेमेंट करेंगे, बाकी 90 अपना आप खुद देखें, तो देन इन दैट सर्कमस्टांसेस तो वो परक्विजिट बन जाएगा उन 10 एम्प्लॉइज के लिए। बट अगर ये है कि भाई जो हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं सबके लिए फ्री रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मतलब जो भी वो करेंगे तो क्लब के एक्सपेंडिचर वगैरह एम्प्लॉयर भी करेगा, देन इन दैट सर्कमस्टांसेस वो किसी भी एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट नहीं होगा। अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉइज, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई ट्रेनिंग दिलवाता है, ट्रेनिंग के लिए कोई अमाउंट लगता है तो वो ट्रेनिंग केवल इसलिए करवा रहे हैं जी जिससे कि एम्प्लॉय थोड़ी अच्छी तरीके से मतलब एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयर, कि मतलब एम्प्लॉय अपने डेवलपमेंट से एम्प्लॉयर के फायदे के लिए काम कर सके, तो ट्रेनिंग पे जो भी खर्चा होता है वो एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट नहीं होता। सम पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू आरपीएफ और एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, जो भी सम पे करता है एम्प्लॉयर आरपीएफ में अप्रूव सुपरएनुएशन फंड में अप टू द लिमिट ऑफ 7.5 लाख तो वो परक्विजिट नहीं होता। लीव ट्रैवल कंसेशन, अगर आपको लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है कि आप छुट्टियों पर घर बाहर घूमने चले जाइए तो उसके लिए जो आपको पेमेंट मिलती है तो वो एक सर्टेन लिमिट तक एग्जाम्प्ट होती है एंड ओवर एंड अबव दैट वो आपकी परक्विजिट बन जाती है। तो ये कितनी लिमिट तक एग्जाम्प्ट होती है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। मेडिकल फैसिलिटीज, अगर एम्प्लॉयर कोई एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है तो वो भी एक सर्टेन लिमिट तक एग्जाम्प्ट होता है एंड उसके अलावा जो भी मिलता है तो वो आपकी टैक्सेबल होती है। रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंट्स, अगर कोई भी रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो वो आपका फुल्ली टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता। कन्वेंस फैसिलिटी मिलती है अगर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो वो भी टैक्स फ्री होता है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता, वो कोई टैक्सेबल परक्विजिट्स नहीं होते। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है लीव ट्रैवल कंसेशन, तो ये हमें बताता है सेक्शन 10 क्लॉज 5। तो सेक्शन 10 क्लॉज 5 के अंदर लिखा गया है कि अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय लीव ट्रैवल करता है मतलब छुट्टियों के टाइम पे वो कहीं बाहर घूमने जाता है तो उसे जो परक्विजिट मिलता है वहाँ से लीव ट्रैवल के लिए जो पैसे मिलते हैं तो वो एक सर्टेन लिमिट तक एग्जाम्प्ट होते हैं एंड ओवर एंड अबव दैट वो आपके टैक्सेबल हो जाते हैं। तो क्या यहाँ पे लिखा है, दिस क्लॉज एग्जाम द लीव ट्रैवल कंसेशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयज फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर फॉर प्रोसीडिंग टू एनी प्लेस इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो केवल इंडिया के अंदर ही जाए, ऐसा नहीं कि आपने मतलब लीव में आप चले गए यूएसए घूमने या यूरोप घूमने चले गए आप एंड फिर आप वहाँ से जब
आपको लीव ट्रैवल मिला उसका, तो वो आपका कोई एग्जाम्प्ट नहीं है। अगर आप इंडिया के अंदर ही कहीं जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप मनाली गए, देहरादून गए, या शिमला चले गए, या कसोल चले गए, तो इस टाइप से अगर आप इंडिया के अंदर कहीं जाते हैं तो उस पर जो आपके खर्चे अगर कोई एम्प्लॉयर आपको रिम्बर्स करता है, देन इन दैट सर्कमस्टांसेस वो आपके एक सर्टेन लिमिट तक एग्जाम्प्ट होंगे। इधर ऑन लीव, आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। तो कब कब, या तो वो लीव पे जाए, या तो जब उसकी सर्विस से रिटायरमेंट हो गया उसके बाद, या उसे सर्विस से निकाल दिया गया, टर्मिनेट हो गई उसकी सर्विस उसके बाद। द बेनिफिट इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स, citizens as well as non-citizens in respect of travel concession or assistance for himself or herself and for his or her family। फैमिली के अंदर कौन कौन आएगा? स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल एंड पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। तो यानी कि स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर अगर वो डिपेंडेंट है, होली एंड एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट है ऑन द इंडिविजुअल। अब एग्जाम्पशन कितने तक की मिलेगी? अमाउंट एक्चुअली स्पेंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज स्पेसिफाइड इन रूल 10B। तो मान लीजिए आपने टोटल खर्चा आपका 50,000 रुपये का हुआ, तो आपको या तो 50,000 रुपये मैक्सिमम, या एक लिमिट बताई गई है तो वो उस लिमिट तक, विच एवर इज लोअर, उतने तक की आपकी एग्जाम्पशन मिलेगी एंड बाकी आपका टैक्सेबल होगा। एग्जाम्पशन विल बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ 2 जर्नीज परफॉर्म्ड इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स। तो आपके 4 कैलेंडर ईयर्स के ब्लॉक के अंदर आप केवल 2 जर्नी तक के ही ये क्लेम करते हैं अगर अपने लीव ट्रैवल कंसेशन, तो 2 ट्रैवल तक के ही आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन मिलेगी। अगर मान लीजिए आप 4 साल में, मतलब आप हर साल घूमने जा रहे हैं और आपने 4 लीव ट्रैवल के कंसेशन आप मांगेंगे तो नहीं मिलेगा आपको। 4 ईयर्स के ब्लॉक में केवल 2 ट्रैवल तक के ही कंसेशन आपको मिलेंगे, 2 जर्नी तक के कंसेशन मिलेंगे। एंड आपके मान लीजिए आपने एक 4 साल के ब्लॉक के अंदर आपने केवल एक ही ट्रैवल करा, या आपने एक भी जर्नी नहीं करी, आपने उसका कोई LTC वगैरह नहीं लिया, तो इस केस में आपका एक लीव ट्रैवल कंसेशन आपका, मतलब एक जर्नी आपकी कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी फॉर द नेक्स्ट ब्लॉक। तो फॉर एग्जाम्पल आपका ये एक ब्लॉक था 4 साल का, 1 2 3 4, एंड इसके अंदर आपने 2 जर्नी आपको अलाउ थी, आपने एक भी जर्नी नहीं करी, यहाँ पे आपने 0 जर्नी करी। तो फिर आपका जो नेक्स्ट ब्लॉक है 5 6 7 8, तो इसके अंदर आप 3 जर्नीज कर सकते हैं, 2 तो इस ब्लॉक की एंड प्लस एक यहाँ से आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। वन सच अनअवेल्ड LTC विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द इमीडिएटली सक्सेडिंग ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स एंड विल बी एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन। ठीक है जी, चलिए अब मॉनेटरी लिमिट कितनी है? The amount exempted under section 10(5) in respect of the value of LTC shall be amount actually incurred 50,000 on such travel subject to the following condition। अगर आपने ट्रैवलिंग करी है बाय एयर, यानी कि आप एरोप्लेन से या फ्लाइट से मतलब गए आप बाय एयर के जाते हैं, तो उसके लिए आपकी लिमिट है कि जो भी आपका इकोनॉमी का फेयर होगा ऑफ द नेशनल करियर बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, कि आप जिस भी डेस्टिनेशन पे गए वहाँ का शॉर्टेस्ट रूट से जो भी नेशनल करियर का इकोनॉमी क्लास का फेयर होगा उतने तक की आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। अगर आप किसी और मोड से जाते हैं जहाँ पे रेल सर्विस अवेलेबल है, मतलब आप रेल से गए या नहीं गए उससे कोई मतलब नहीं, अगर वहाँ के लिए रेल सर्विस अवेलेबल है तो वहाँ का अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट, कि आपने जहाँ भी आप गए वहाँ के शॉर्टेस्ट रूट के लिए फर्स्ट क्लास AC का टिकट कितने रुपए का था, उतने रुपए तक की आपको कंसेशन मिलेगा। वेयर रेल सर्विस इज नॉट अवेलेबल, अब अगर कहीं पे रेल सर्विस अवेलेबल नहीं है बट वहाँ पे कोई और रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, तो उस रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फर्स्ट क्लास का फेयर जितना होगा बाय द शॉर्टेस्ट रूट, तो उतने तक की आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। बट अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई इस टाइप का रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस अमाउंट इक्विवेलेंट टू द एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर फॉर द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी बाय शॉर्टेस्ट रूट। अब मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पर गए जहाँ पे रेल की सिस्टम अवेलेबल नहीं था, कोई और फैसिलिटी भी रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं थी, एंड वो आपका 1000 किलोमीटर था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो रेल से ये 1000 किलोमीटर मतलब सेम डिस्टेंस की जर्नी करने के लिए, तो इसमें फर्स्ट AC क्लास का कितने का फेयर होता है, तो उतने रुपए तक की आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन मिल जाएगी एंड ओवर एंड अबव आपका टैक्सेबल होगा। द एग्जाम्पशन रेफर टू शैल नॉट बी अवेलेबल टू मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। अब जो हमने यहाँ पे अपनी फैमिली के अंदर पढ़ा था कि फैमिली के अंदर कौन कौन आते हैं, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, इफ होली और मेनली डिपेंडेंट। तो जो यहाँ पे चिल्ड्रन है तो केवल आपको 2 चिल्ड्रन तक के लिए ही आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। मान लीजिए आपके 3 चिल्ड्रन हैं तो आपको केवल तब भी 3 चिल्ड्रन के लिए आपको LTC मिला, तो एग्जाम्पशन आपको जो मिलेगी वो 2 चिल्ड्रन तक के लिए मिलेगी। बट ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी कि अगर मान लीजिए आपके पहले आपके अटेम्प्ट में एक चिल्ड्रन होता है एंड सेकंड अटेम्प्ट में आपके ट्विंस हो जाते हैं, तो यहाँ पे अब आपके 3 चिल्ड्रन हो गए, बट ये आपको नहीं पता था कि सेकंड अटेम्प्ट में आपके ट्विंस होने हैं, तो इस केस में आपको 3 चिल्ड्रन तक की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। बट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही ट्विंस हो जाते हैं तो 2 चिल्ड्रन ये कंप्लीट हो गए, तो इसके बाद अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एक बच्चा और होता है
तो फिर उस चिल्ड्रन के लिए आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी एलटीसी की। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडर टू सेक्शन 17(2). अब अगर कोई मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, तो उसकी भी एक सर्टेन लिमिट तक वो एग्जेम्प्ट होता है, एंड ओवर एंड अबव वो टैक्सेबल होता है। तो वो क्या लिमिट है? अगर वैल्यू ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इन एनी हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर कोई हॉस्पिटल एम्प्लॉयर मतलब खुद एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है कि एक एम्प्लॉयर है एंड उसका खुद का हॉस्पिटल है, अगर उसके अंदर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जा रहा है तो उस पर होने वाला जितना भी खर्चा वगैरह आएगा तो वो कोई टैक्सेबल नहीं है, वो सब टैक्स फ्री परचेज होता है। बट अगर मान लीजिए अपना खुद का हॉस्पिटल नहीं है, वो रीइंबर्स कर रहा है एक्सपेंडिचर, reimbursement of expenditure actually incurred on medical treatment, any sum paid by the employer in respect of an expenditure actually incurred by the employee on his medical treatment or treatment of any member of his family, या तो वो खुद के ट्रीटमेंट के लिए या किसी फैमिली मेंबर के ट्रीटमेंट के लिए कोई खर्चा करता है एंड वो खर्चा एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर देता है। अब वो जो खर्चा हुआ वो कहाँ पर हुआ? कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इन एनी हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, या in respect of prescribed disease or ailment in any hospital approved by the principal chief commissioner or chief commissioner having regard to the prescribed guidelines, या फिर in respect of any illness relating to the COVID-19 subject to the condition notified by the central government। तो यानी कि अगर वो रीइंबर्स करता है एक्सपेंडिचर जो कि एम्प्लॉय ने इंकर करे फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिमसेल्फ हरसेल्फ और हिज और हर फैमिली मेंबर्स, कहाँ कहाँ? या तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी प्रेस्क्राइब डिसीज के लिए किसी और हॉस्पिटल में विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर, अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर, या फिर कोई आपकी कोविड-19 रिलेटेड डिसीज के लिए अगर खर्चे रिइंबर्स करता है तो वो आपके एग्जेम्प्ट होंगे। In order to claim the above benefit in case of prescribed disease, the employee shall attach with his return of income a certificate from the hospital specifying the disease or ailment for which medical treatment was required and the receipt of amount paid to the hospital। तो अगर मान लीजिए कोई आप इस टाइप की डिसीज के लिए जो मतलब प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ने कोई हॉस्पिटल अप्रूव करे एंड आप उस वाले हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उसका एग्जेम्पशन आपको तभी मिलेगा जब आप हॉस्पिटल से एक सर्टिफिकेट ला कर देंगे कि आपकी ये बीमारी हुई थी एंड इस बीमारी का आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया था एंड उसके लिए आपको इतने रुपए हॉस्पिटल को पे करने पड़े थे एंड उतना आपने रीइंबर्समेंट लिया था अपने एम्प्लॉयर से, देन इन दैट सर्कमस्टांसेस तो वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा, अदरवाइज वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। प्रीमियम पेड टू इफेक्ट एन इंश्योरेंस ऑन हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय, अगर हम एम्प्लॉय की हेल्थ का इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया खुद से प्रीमियम वगैरह पे करके, तो वो जो प्रीमियम है वो परक्यूजिट नहीं है। या फिर अगर एम्प्लॉय अपना हेल्थ इंश्योरेंस खुद से करा लेता है या अपने फैमिली मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस करा लेता है एंड वो जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देता है वो एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर देता है, देन इन दैट सर्कमस्टांसेस भी वो हमारा परक्यूजिट नहीं होता। अमाउंट पेड टुवर्ड एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउटसाइड इंडिया ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आपको आउटसाइड इंडिया जाकर करवाना पड़ रहा है तो उसके लिए अगर कोई रीइंबर्समेंट आपको मिलता है या कोई एक्सपेंडिचर का मतलब आपका एम्प्लॉयर एक्सपेंडिचर कर देता है आपके बिहाफ पे, तो वो भी आपका परक्यूजिट नहीं होगा। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ सच एम्प्लॉय, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं एंड एक तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा होगा वो परक्यूजिट नहीं होगा। ट्रैवल एंड स्टे अब्रॉड, अब जो पेशेंट है अब वो ट्रैवल करेगा एंड बाहर रहेगा तो जो उसकी ट्रैवलिंग एंड स्टे अब्रॉड रहने का जो भी खर्चा होगा उसका रीइंबर्समेंट मिलता है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। एंड ट्रैवल एंड स्टे अब्रॉड ऑफ वन अटेंडेंट, अब जो पेशेंट है पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट भी जाएगा उसकी देखभाल करने के लिए, तो एक अटेंडेंट मान लीजिए 5 लोग चले गए उसके साथ उसकी देखभाल करने के लिए, जैसे इंडिया में जनरली होता है कि एक आदमी बीमार होता है 6 लोगों के साथ में चले जाते हैं, तो अब वो 6 लोगों के लिए उसका जो खर्चा होगा तो वो सारा एग्जेम्प्ट नहीं होगा, खर्चा केवल एक आदमी तक के लिए एग्जेम्प्ट होगा, बाकी चाहे आप अपनी पूरी फैमिली को साथ में ले जाइए। ठीक है जी। अब यहाँ पे कितने तक का? ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द आरबीआई, केवल इतने रुपए तक का ही खर्चा अलाउ होगा जो आपका मतलब एग्जेम्प्ट होगा, जो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। द एक्सपेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ द पेशेंट एंड द अटेंडेंट, अब जो मेडिकल एक्सपेंस है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो एक्सपेंस है वो तो बिना किसी कंडीशन के आपका फुल्ली मतलब एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। बट अगर जो आपको ट्रैवलिंग ऑफ द पेशेंट एंड वन अटेंडेंट के लिए जो खर्चा रीइंबर्स करा जा रहा है एम्प्लॉयर से, वो केवल आपका तभी एग्जेम्प्ट होगा अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम ये वाला खर्चा जोड़ने से पहले 2 लाख या उससे कम है। द एक्सपेंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ द पेशेंट एंड अटेंडेंट will be exempt if the employee's gross total income as computed before including the said expenditure does not exceed ₹2 lakh। ठीक है जी। For this purpose family means spouse, children of the individual, children may be dependent or independent, married or unmarried, it also include parents, brother, sister of the individual if they are wholly or mainly dependent upon the individual। ठीक है जी। ये इलस्ट्रेशन आप देख लेना, इसके अंदर उसने एम्प्लॉयर ने कुछ खर्चे करे हैं तो कौन कौन से खर्चे एग्जेम्प्ट होंगे एंड कौन कौन से खर्चे टैक्सेबल होंगे वो आप एक बार निकाल लेगा।
पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पर्सनल इंश्योरेंस एक्सीडेंट पॉलिसी ले लेता है एम्प्लॉयर और उसका प्रीमियम वगैरह पे करता है फॉर एम्प्लॉय, तो वो परक्विजिट नहीं होता, क्योंकि वो एम्प्लॉयर अपने को इंडेमनीफाई करने के लिए प्रीमियम पे कर रहा है, अदरवाइज एम्प्लॉयर की जेब से पैसा देना पड़ेगा, तो इस केस में वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं होता। परक्विजिट टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। अभी हमारी थर्ड कैटेगरी है, तो हमने फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी कि जो हमारे परक्विजिट थे टैक्सेबल इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, सेकंड कैटेगरी जो परक्विजिट्स टैक्स फ्री थे इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, एंड अब ये थर्ड कैटेगरी कि कुछ परक्विजिट होते हैं जो कि टैक्सेबल होते हैं इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज ओनली। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज कहने का मतलब क्या होता है? तो मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, डायरेक्टर एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉय है किसी कंपनी के अंदर, कोई एम्प्लॉय है एंड वो कंपनी का डायरेक्टर है, तो वो जो डायरेक्टर है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। इट इज इमटेरियल वेदर ही इज अ फुल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर, मतलब वो फुल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो नॉट मटेरियल वेदर और नॉट ही इज अ डायरेक्टर थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। मान लीजिए उसे 10 दिन के लिए डायरेक्टर बना दिया किसी कंपनी का, तो अब वो डायरेक्टर बन गया एक बार, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। इससे मतलब नहीं है कि उसे पूरे साल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ही डायरेक्टर रहेगा, तभी उसे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलेंगे। एन एम्प्लॉय हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, जिस एम्प्लॉय का कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या होता है? जो कि बेनिफिशियल ओनर होता है ऑफ द इक्विटी शेयर्स कैरिंग 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर, यानी कि जिसके पास 20% और मोर की वोटिंग पावर होता है, मतलब वो बेनिफिशियल ओनर होता है ऑफ द शेयर्स विच हैज 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर इन द कंपनी। ठीक है जी। अब थर्ड कैटेगरी, एम्प्लॉय ड्रॉइंग सैलरी इन एक्सेस ऑफ ₹50,000। अगर कोई भी एम्प्लॉय हो वो 50,000 रुपये से ज़्यादा की सैलरी लेता है कंपनी से, तो वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोला जाएगा। अब यहाँ पे फॉर कंप्यूटिंग द लिमिट ऑफ 50,000 द फॉलोइंग आइटम्स हैव टू बी एक्सक्लूडेड। 50,000 की कंप्यूटेशन करते टाइम पे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स विच आर एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10, एड स्टैंडर्ड डिडक्शन, डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड डिडक्शन टुवर्ड प्रोफेशनल टैक्स। ये सभी डिडक्शन अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे, तो इन सबको एक्सक्लूड कर देना है। इन सबको निकालने के बाद हमारी 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा की मतलब सैलरी होनी चाहिए, तब हम उसे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलेंगे। अब हमारा कंसेप्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स। अभी जो हमने इतनी सारी परक्विजिट्स पढ़ी, अब उसकी वैल्यूएशन किस टाइप से हमें करनी है कि कितना अमाउंट हमारा परक्विजिट माना जाएगा, तो वो हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर हमारा पार्ट है वैल्यूएशन ऑफ द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अगर आपको कोई रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल जाता है, जैसे हम शॉर्ट में बोलते हैं RFA, तो अगर कोई रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल जाता है तो उसके लिए कितना हम मानेंगे, मतलब कि कितना हमारा परक्विजिट है, क्या वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट होगी, तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। Where the accommodation is provided by the central government or any state government to the employee either holding office or post in connection with the affairs of the union or such state। सिंपल लैंग्वेज में अगर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को कोई भी अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए क्या हमारा परक्विजिट की वैल्यू मानी जाएगी। तो यहाँ पे दो केसेस हैं, इन केस ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन एंड इन द केस ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन। अनफर्निश्ड कहने का मतलब कि आपको एक कमरा या एक घर बनाकर दे दिया कि भाई आप जाओ अपने घर से गद्दे वद्दे उठाकर ले जाओ, जाकर सो जाओ। फर्निश्ड अकोमोडेशन कहने का मतलब आपको प्रॉपर वहाँ बेड, AC, TV सब कुछ लगा कर दिया गया है। ठीक है। तो अब अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के केसेस में क्या है, लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, ये आपकी परक्विजिट वैल्यू होगी। क्या? जो कि लाइसेंस फी डिटरमाइन करी गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लेस आपने कोई भी अगर खर्चा दे दिया। तो मान लीजिए लाइसेंस फी आपकी 10,000 रुपीज़ निकलती है वहाँ की, एंड आपने 1,000 रुपये एम्प्लॉय ने, मतलब 1,000 रुपये एम्प्लॉयर को दे दिए, तो इस केस में 9,000 रुपये आपकी परक्विजिट की वैल्यू हो गई। अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन मिलता है आपको, तो अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का है, यानी कि गवर्नमेंट का ही फर्नीचर है, गवर्नमेंट ने खुद ने खरीदा हुआ फर्नीचर है, देन इन दैट सर्कमस्टांसेस 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर, कि जो भी फर्नीचर की कॉस्ट थी, मान लो टीवी दे दिया 50,000 रुपये का, तो इसकी 10% यानी कि 5,000 रुपीज़, तो ये आपकी परक्विजिट के वैल्यू के अंदर ऐड हो जाएगा। तो 9,000 प्लस 5,000, तो ये 14,000 का परक्विजिट हो जाएगा आपका। बट अगर फर्नीचर खुद ओन नहीं करता एम्प्लॉयर, किसी से किराए पर लेकर देता है, तो अब मान लीजिए उसने किराए पे लेने के लिए किसी को 2,000 रुपये पे करे, तो अब 9,000 रुपये तो जो हमारा अभी ऊपर परक्विजिट निकला था, ये लाइसेंस फी के हिसाब से 9,000 प्लस जितना किराया पे करा है, एक्चुअली पे करा है एम्प्लॉयर ने, तो वो इन दोनों को मिलाकर आपका टैक्सेबल परक्विजिट बनेगा। बट अगर मान लीजिए ये 2,000 रुपये के लिए भी यहाँ पे भी 1,000 रुपये एम्प्लॉय दे देता है कि लो जी 1,000 रुपये ले लो, तो अब यहाँ पे 1,000 रुपये रह जाएगा एंड वो 9,000, तो यहाँ पे मिला के 10,000 रुपये आपका टैक्सेबल परक्विजिट बनेगा। वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर, एनी अदर एम्प्लॉयर कहने का मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर से अलग कोई और एम्प्लॉयर, यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉयर अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वेयर द अकोमोडेशन इज ऑन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर वो एम्प्लॉयर का खुद का घर है, एम्प्लॉयर अपने घर को अपने एम्प्लॉय को दे देता है कि भाई साहब आप रहिए यहाँ पे रेंट फ्री, कोई टेंशन वाली बात नहीं,
तो इस केस में क्या होगा कि 50% ऑफ द सैलरी ये आपका माना जाएगा परक्विजिट की वैल्यू। अगर कम सिटी की पॉपुलेशन है ग्रेटर देन 25 लाख, अगर किसी सिटी के अंदर मतलब जो आपकी एकोमोडेशन मतलब जो घर है एम्प्लॉयर का वो ऐसी सिटी में है जहाँ की पॉपुलेशन ग्रेटर देन 25 लाख है, तो उस केस में 15% ऑफ द सैलरी ये परक्विजिट की वैल्यू मानी जाएगी। अगर किसी ऐसी सिटी में है जहाँ की पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लाख है बट अप टू 25 लाख है, देन इन दैट सर्कमस्टांसेस 10% ऑफ द सैलरी परक्विजिट वैल्यू मानी जाएगी। अगर कोई और सिटी है यानी कि जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, देन इन दैट सर्कमस्टांसेस 7.5% ऑफ द सैलरी आपकी परक्विजिट वैल्यू मानी जाएगी। एंड अगर एम्प्लॉय से कुछ भी रिकवर हो जाता है तो वो उसमें से लेस कर दिया जाएगा परक्विजिट में से, ठीक है। एंड अगर मान लीजिए आपका फर्निश्ड एकोमोडेशन दे देता है, एम्प्लॉयर फर्निश्ड एकोमोडेशन देता है, तो अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है तो वही 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था 50,000 का 5% 10% 5,000 रुपीज़ आपकी परक्विजिट वैल्यू। और अगर वो हायर पे लेकर मतलब किराए पे लेकर तब देता है तो देन इन दैट सर्कमस्टांसेस जो भी वो एक्चुअली रेंट पे करता है तो उतना परक्विजिट की वैल्यू मान लिया जाता है। वेयर द एकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज और रेंट बाय द एम्प्लॉयर। अब अगर मान लीजिए घर भी एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है, वो किसी से किराए पे ले रहा है एंड किराए पे लेकर फिर एम्प्लॉय को दे रहा है, कितना बढ़िया एम्प्लॉयर है, देख रहे हो आप, मतलब वो बेचारा किराए पे ले रहा है एंड फिर एम्प्लॉय को दे रहा है, तो इस केस में कितनी परक्विजिट टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी? एक्चुअल अमाउंट ऑफ द लीज रेंटल पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि वो एक्चुअली कितना पे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए हम 50,000 रुपये वो रेंट के लिए दे रहा है और 15% ऑफ द सैलरी, 15% ऑफ सैलरी जो हमने ऊपर पढ़ा था कि 25 लाख से ज़्यादा वाली सिटी के केस में 15%, तो यहाँ पर कोई पॉपुलेशन का केस नहीं है, यहाँ पे सभी केसेस में 15% ऑफ द सैलरी। मान लीजिए यहाँ पे ये 60 यहाँ पे निकल कर आता है हमारा 6,000 या 60,000 कुछ भी, तो इसमें से जो भी लोअर होगा एज रिड्यूस्ड बाय द रेंट इफ एनी रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय कोई रेंट दे देता है तो फिर उसमें यहाँ पे माइनस कर देंगे। एंड वही अगर यहाँ पे फर्निश्ड है तो अगर खुद का एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर है तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर, और अगर हायर पे लेकर दे रहा है तो जो भी उसका एक्चुअल रेंट वो पे कर रहा है इतना वो परक्विजिट की वैल्यू के अंदर ऐड हो जाएगा। वेयर द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर वेदर गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन अ होटल। अगर होटल मतलब मान लीजिए एम्प्लॉय को भेज दिया गया कहीं बाहर और अब उसे होटल के अंदर ठहरा रहे हैं, वो मतलब उससे कह रहे हैं कि भाई होटल के अंदर रुको, और उसे होटल के अंदर रुकने के लिए वहाँ पे एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा 24% ऑफ द सैलरी मान लिया जाएगा, 24% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल चार्जेस पेड और पेएबल टू सच होटल विच एवर इज लोअर, ये आपका माना जाएगा परक्विजिट की वैल्यू। और इसमें मतलब होटल ऐसा तो होता नहीं है, होटल में तो भाई बेड वेड लगे रहते हैं तो वो फर्निश्ड होते हैं, अनफर्निश्ड होटल कोई नहीं होता, ठीक है। एंड अगर कोई आपको रेंट एम्प्लॉय दे देता है तो वो लेस कर देंगे। बट however where the employee is provided such accommodation for a period not exceeding in aggregate with 15 days, अगर वो एकोमोडेशन आपको 15 डेज तक के लिए दिया गया है होटल के अंदर, कि मान लीजिए आप कहीं बाहर गए टूर पर्पज से आप गए एंड वहाँ पे आपको 10 दिन रहना है, तो अब ये 10 डेज के लिए जो यहाँ पे रेंट वगैरह पे करेगा एम्प्लॉयर, तो उस केस में वो परक्विजिट नहीं होगा। अगर 15 डेज से ज़्यादा आपको होटल के अंदर रुकवाया गया है देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस वो आपका टैक्सेबल होगा। अब ये नोट्स पढ़ लीजिए। If an employee is provided with the accommodation on account of his transfer from one place to another, यानी कि मान लीजिए उसे दिल्ली में जॉब थी एंड अब उसे दिल्ली से मुंबई भेज दिया गया, ठीक है, एट अ न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग वाइल रिटेनिंग द एकोमोडेशन एट द अदर प्लेस। अब ये तो है नहीं कि भाई उसे एक दिन बोला कि भाई तुम दिल्ली से मुंबई चले जाओ, वो एक दिन में अपना सारा सामान लेके चला जाएगा, तो उसका भी मान लो यहाँ पे कुछ सामान रखा रह गया दिल्ली के अंदर, तो एक एकोमोडेशन उसे यहाँ पे मिला हुआ है एंड अब एक एकोमोडेशन उसे यहाँ पे दे दिया। द वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू ओनली वन सच एकोमोडेशन विच एज द लोअर परक्विजिट वैल्यू। तो अब इस केस में उसके पास 2 रेंट फ्री एकोमोडेशन है, बट यहाँ पे परक्विजिट वैल्यू के लिए हम केवल एक ही घर को रेंट फ्री एकोमोडेशन की परक्विजिट वैल्यू टैक्सेबल करेंगे, एंड वो भी उस वाले घर को जिसका भी परक्विजिट वैल्यू कम निकलता है। मान लीजिए इसका परक्विजिट वैल्यू निकलता है 10,000 और इसका परक्विजिट वैल्यू निकलता है 15,000, तो यहाँ पे हम 10,000 को टैक्सेबल कर देंगे एज RFA, बट 15,000 को छोड़ देंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। अब यहाँ से वो गया 90 डेज के लिए, अब 90 डेज तक तो हम ऐसे करेंगे कि 90 डेज तक तो जिसके भी परक्विजिट वैल्यू कम है हम उसे टैक्स करेंगे, बट 90 डेज के अंदर अब हम मानेंगे कि भाई वो अपना बाकी जगह सामान भी उठाकर ले जाएगा अपने साथ। अब अगर वो नहीं लेके जाता 90 डेज के बाद भी उसके पास दोनों अकोमोडेशन चल रहे हैं, तो फिर अब इन दोनों अकोमोडेशन के लिए उसको टैक्सेबल परक्विजिट बना दिया जाएगा, मतलब RFA फिर दोनों पे, मतलब 10,000 इसका 15,000 इसका, फिर उसका RFA जो 25,000 रुपीज़ का बन जाएगा, ठीक है जी। Any accommodation provided to an employee working at a mining site or an onshore oil exploration site or a project execution site or a dam site or a power generation site or an offshore site would not be treated as a perquisite।
अगर मान लीजिए आप कहीं ऑन साइट वर्क करते हैं, कहीं माइन पे जाकर, कहीं और मतलब बाहर जाकर आप काम करते हैं एंड वहाँ ऑन साइट काम करने के लिए आपको एक अकोमोडेशन दिया जाता है, तो वो आपका परक्विजिट नहीं होगा, वो आपकी टैक्सेबल परक्विजिट नहीं बनेगा। कब? इफ द अकोमोडेशन इज ऑफ टेम्परेरी नेचर। टेम्परेरी नेचर करने का मतलब ऐसा नहीं आपको प्रॉपर वहाँ पे कोई बंगलो बना कर दिया गया है, आपको वहाँ पे कोई झुग्गी झोपड़ी मतलब एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर टाइप दे दिया गया है, आपको कोई टेंट वेंट लगा करके ठीक है आप यहाँ पे रहिए जब तक आपके यहाँ पे जॉब चल रही है, तो वो आपका टेम्परेरी नेचर का होना चाहिए। उसका प्लिंथ एरिया नॉट एक्सीडिंग 800 स्क्वायर फीट, उसका जो प्लिंथ एरिया है वो 800 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड वो लोकेटेड होना चाहिए नॉट लेस देन 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ एनी म्यूनिसिपलिटी। यानी कि जो म्यूनिसिपलिटी है उसके एटलीस्ट 8 किलोमीटर या उससे ज़्यादा बाहर होना चाहिए, मतलब म्यूनिसिपलिटी लिमिट के 8 किलोमीटर से बाहर बाहर होना चाहिए वो। तो 3 कंडीशन, पहला तो वो टेम्परेरी नेचर का होना चाहिए, उसका प्लिंथ एरिया 800 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, एंड वो लोकेटेड होना चाहिए एटलीस्ट 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ द म्यूनिसिपलिटी। ठीक है, और द एकोमोडेशन इज लोकेटेड इन द रिमोट एरिया। अगर आपका एकोमोडेशन रिमोट एरिया के अंदर है, रिमोट एरिया कहने का मतलब कि जो आपकी म्यूनिसिपलिटी की लोकल लिमिट है उससे एटलीस्ट 40 किलोमीटर अवे है, that is an area that is located at least 40 km away from a town having a population not exceeding 20,000 based on the latest public। अगर आपकी कोई म्यूनिसिपलिटी है एंड उसकी पॉपुलेशन 20,000 है एंड उसके 40 किलोमीटर अवे आपकी कोई एकोमोडेशन है, तो हम उसे बोलते हैं रिमोट एरिया। तो वहाँ पे या तो आपकी एकोमोडेशन रिमोट एरिया के अंदर होनी चाहिए, देन मतलब उसे बिल्कुल ही बेचारे को अलग ही जगह में ले जाके डाल दो जहाँ से वो कभी वापस ही ना आ सके। तो ऐसी जगहों पर उससे बोलेंगे भाई आप ये आपका टैक्सेबल परकेज नहीं है, आप मजे करो जिंदगी के अपने, ऐसी जगह पर रहकर। Accommodation include a house, flat, farmhouse और part thereof, और accommodation ना होटल, मोटल, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस, तो कहीं पे भी वो रह रहा है तो वो आपका accommodation बोल दिया जाएगा, रेंट फ्री accommodation। अब वैल्यू ऑफ एनी कंसेशन इन द मैटर ऑफ रेंट। सेकंड, अभी तो हमने पढ़ा रेंट फ्री कि भाई उससे कोई रेंट ही नहीं ले रहे। अब सेकंड केस हमारा आता है कि रेंट तो ले रहे हैं बट कंसेशनल रेंट ले रहे हैं, कि मान लो 10,000 रुपये है तो हम उससे 5,000 रुपये ले रहे हैं, उससे कुछ कम रेंट ले रहे हैं मतलब, तो उस केसेस में क्या होगा? अनफर्निश्ड accommodation। If accommodation owned by the employer, the difference between the specified rate in respect of the period during which the said accommodation was occupied। तो सिंपल है, जो अभी हमने रेंट फ्री के लिए पढ़ा था वही सभी रेट्स यहाँ पे लगाकर हम पहले उसे बोल देंगे कि भाई ये हमारा परक्विजिट की वैल्यू होनी चाहिए थी जैसे रेंट फ्री के अंदर हमने निकाली थी, एंड उसमें से लेस कर देंगे जो भी कंसेशनल रेंट वो ले रहा है। तो सिंपल है, इतना लंबा चौड़ी कहानी मैं आपको दोबारा से पढ़ाऊँ तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिंपल है कि जो भी आपकी परक्विजिट वैल्यू थी रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में आप पहले वो निकाल लो एंड उसमें से माइनस कर दो जो भी कंसेशनल रेंट एम्प्लॉय पे कर रहा है, तो वो जो बचेगा आपका वो होगा आपका परक्विजिट की वैल्यू, टैक्सेबल परक्विजिट। तो यहाँ पे हम इसे चार्ट से पढ़ते हैं। accommodation owned by the employer in the city having population greater than 25 लाख। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा था? 15% ऑफ द सैलरी माइनस रेंट रिकवरेबल, तो जितना भी रेंट दिया वो माइनस कर दो। अगर पॉपुलेशन है 10 लाख से 25 लाख तक की तो 10% ऑफ द सैलरी माइनस कंसेशनल रेंट विच इज रिकवरेबल। कोई और सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ द सैलरी माइनस रेंट रिकवरेबल। अगर अकोमोडेशन रेंट पे लेकर दिया है तो जो भी एक्चुअल रेंट पे करा है वो, या 15% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर माइनस कंसेशनल रेंट विच इज रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। ठीक है जी, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। इन द केस ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, तो फर्निश्ड अकोमोडेशन के केस में वही, अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर आपकी वैल्यू के अंदर ऐड हो जाएगा, पैकेजेड वैल्यू के अंदर। और अगर आपका फर्नीचर खुद का नहीं है देन इन दैट सिचुएशन से जो भी वो एक्चुअली रेंट पे कर रहा है तो वो पैकेजेड की पार्ट बन जाएगा। इन केस ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो आपकी जो भी लाइसेंस फी निकलती है, लाइसेंस फी उसमें से जितना भी आपको कंसेशनल रेंट आपने रिकवर कर लिया वो प्लस 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, अगर वो खुद का है, और अगर खुद का नहीं है तो जो भी आपकी है चार्जेस आपने पेड करे हैं वो। तो ये इस हिसाब से आपकी फर्निश्ड अकोमोडेशन प्राइवेट टू द गवर्नमेंट। तो मतलब सेम वही है जो हमें रेंट फ्री में पड़ा था, बस उसमें से जितना भी हमें अब रिकवर हो गया एम्प्लॉय से वो लेस कर दे। और अगर कहीं होटल के अंदर मिलता है आपको 24% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल चार्जेस पेड, तो विच एवर इज लोअर वो निकाल लेना और इसमें से फिर जो भी रिकवर हो गया आपको वो लेस कर देना, तो वो आपका टैक्सेबल परक्विजिट होगा। ये इलस्ट्रेशन आप एक बार देख लेना, समझ आ जाएगा। ये 3-4 केस इन्होंने बना कर दिए हैं। नेक्स्ट अब हमारा आता है मोटर कार। तो अब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई मोटर कार दे देता है तो उस पर किस टाइप से हमारी टैक्सेबिलिटी आएगी, कितनी वैल्यू तक वो टैक्सेबल परक्विजिट हमारा माना जाएगा, अब हमें वो पढ़ना है। If motor car is provided by the employer to the employee, it will be perquisite in the hands of the specified employees only। तो ये याद रखना, अगर मोटर कार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो वो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। अगर मान लीजिए कोई डायरेक्टर नहीं है
कोई इस टाइप का एम्प्लॉय नहीं है जो 20% और मोर की वोटिंग पावर रखता हो कंपनी के अंदर, या कोई एम्प्लॉय है जो 50,000 से कम वहाँ से सैलरी लेता हो। अगर उसे मोटर कार दे दी गई तो उस मोटर कार पे कोई भी टैक्सेबल परक्विजिट पर नहीं होगा, तो वो टैक्सेबल होता है ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। हाउएवर द यूज ऑफ एनी व्हीकल प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी और एन एम्प्लॉयर फॉर जर्नी बाय द एसएससी फ्रॉम हिज रेजिडेंस टू हिज ऑफिस और प्लेस ऑफ वर्क। अगर कोई कार दी गई है एम्प्लॉय को कि भाई तुम अपने घर से ऑफिस तक आओ कार से बैठकर आराम से, तो इस केस के अंदर फिर ये जो इसके लिए कार दी गई है घर से ऑफिस आने के लिए, तो इसके ऊपर आपकी कोई भी टैक्सेबल परक्विजिट नहीं आएगा। शैल नॉट बी रिगार्डेड एज बेनिफिट गिवन टू प्रोवाइड टू हिम फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट। ठीक है जी, तो ये आपके इस केस के अंदर कोई परक्विजिट की वैल्यू नहीं मानी जाएगी। बट इफ द मोटर कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, कि मान ली एम्प्लॉय की खुद की कार है एंड यूज्ड बाय हिम और मेंबर ऑफ हिज फैमिली होली फॉर द पर्सनल पर्पस, एंड वो अपनी खुद की कार को अपने खुद के काम के लिए यूज कर रहा है, बट उसका खर्चा कर रहा है कि भाई एम्प्लॉयर मैं दूंगा, मतलब एम्प्लॉयर कर रहा है कि खर्चा मैं रिइंबर्स करूंगा। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारे परक्विजिट होते हैं विच आर टैक्सेबल इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर कोई खर्चा जो कि एक्चुअली होना था एम्प्लॉय का बट उसे एम्प्लॉयर रिइंबर्स कर देता है तो वो टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे वही वाली बात आ गई कि जो कार खुद की एम्प्लॉय की उसे यूज वो अपने लिए कर रहा है एंड उसका खर्चा पे कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, तो वो जितना भी खर्चा पे कर रहा है, जितना भी खर्चा मतलब रिइंबर्स करेगा एम्प्लॉय को, वो सभी की सभी टैक्सेबल होगा इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है, अब हमें ये पढ़ना है कि वैल्यूएशन किस टाइप से निकालते हैं। वेयर द मोटर कार इज ओन्ड और हायर्ड बाय द, अब यहाँ पे भी ना हमारे दो केसेस होते हैं, पहले ये सुन लीजिए। वेयर सीसी ऑफ इंजन डज नॉट एक्सीड 1.6 लीटर, यानी कि 1600 सीसी से कम की कार है या 1600 सीसी से ज़्यादा की कार है। 1.6 लीटर को हम 1600 बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मोटर कार इज ओन्ड और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर की कार है और वो होली एंड एक्सक्लूसिवली यूज करी जा रही है एम्प्लॉय के द्वारा फॉर द ऑफिशियल पर्पस ओनली। अब एम्प्लॉयर ने अपनी कार दे दी अपने ऑफिशियल पर्पस को यूज करने के लिए, तो इसमें एम्प्लॉय का तो कोई बेनिफिट है ही नहीं, तो इस केस में एम्प्लॉय के लिए कुछ भी टैक्सेबल परक्विजिट नहीं होगा, तो ये नोटा परक्विजिट या परक्विजिट ही नहीं है। बट अगर मोटर कार एम्प्लॉयर किया एंड वो एम्प्लॉय को दे देता है एक्सक्लूसिवली फॉर द प्राइवेट और पर्सनल पर्पस, वो उससे कह देता है कि भाई कार रखो आप और आप केवल अपने पर्पस के लिए यूज करना, आप अपने प्राइवेट पर्पस के लिए यूज करना, एंड उसके जितने भी रनिंग एंड मेंटेनेंस के खर्चे होंगे वो भी एम्प्लॉयर ही दे रहा है। मतलब इससे बढ़िया एम्प्लॉयर तो कोई हो ही नहीं सकता। एम्प्लॉयर ने कार दे दी, उसने कह दी आप इसे आराम से चलाओ अपने खुद के यूज के लिए, खुद के पर्सनल पर्पस के लिए, एंड जो कुछ भी खर्चे हो मेंटेनेंस हो वो सब भी मैं ही पे करूंगा। मतलब एम्प्लॉयर है या क्या, मतलब अलग ही टाइप का एम्प्लॉयर बिल्कुल। तो इस केस में क्या होगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो भी रनिंग एंड मेंटेनेंस के अंदर जो भी एक्चुअल अमाउंट ऑफ द इंकर करा गया, मतलब जो भी मान लीजिए 10,000 रुपए का पेट्रोल, 5,000 रुपए की मेंटेनेंस सर्विस वगैरह, तो 15,000 रुपए तो वो एक्चुअल अमाउंट प्लस इंक्रीज बाय द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ द मोटर कार। अब ये नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ द मोटर कार क्या होता है, तो ये भी 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मोटर कार। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए की कार है तो 10% यानी कि 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए वो प्लस ये आपके 15,000 रुपए, मैं आपके पूरे साल के मान लेता हूँ, तो 1,15,000 रुपए ये आपका परक्विजिट की वैल्यू बन जाएगी। अगर मतलब यहाँ पे कोई वो कंडीशन नहीं है, चाहे आपकी कार 1600 सीसी से कम की हो चाहे 1600 सीसी से ज़्यादा की हो, तो दोनों कंडीशन में आपकी यही परक्विजिट की वैल्यू मानी जाएगी। बट अगर एम्प्लॉयर ने कार दे दी एंड वो कार दी है कि आप इसे खुद के पर्पस के लिए भी यूज़ करना एंड हम इसे ऑफिशियल पर्पस के लिए भी आपसे यूज़ करवाएंगे, मतलब यूज्ड पार्टली इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड पार्टली फॉर प्राइवेट और पर्सनल पर्पस, एंड एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस एंड रनिंग आर रिइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर कार एम्प्लॉयर की एंड खर्चे सारे एम्प्लॉयर बियर कर रहा है एंड कार यूज करी जाएगी पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस, देन इन दैट सर्कमस्टांसेस अगर कार हमारी 1600 सीसी से कम की है, लेस देन 1600 सीसी, तो 1,800 रुपये आपका परक्विजिट की वैल्यू मानी जाएगी, और अगर मोर देन 1600 सीसी है तो देन इन दैट सर्कमस्टांसेस 2,400 रुपीज़ आपकी परक्विजिट की वैल्यू बन जाएगी, प्लस 900 रुपये और प्लस कर देंगे अगर आपको ड्राइवर भी दे दिया कार के साथ, कि कार भी एम्प्लॉयर की, खर्चे भी एम्प्लॉयर के, साथ में एम्प्लॉयर को ड्राइवर भी दे, एम्प्लॉयर ने ड्राइवर भी प्रोवाइड करा दिया कि कार ये चलाएगा, तो उस केस में 1,800 प्लस 900 ड्राइवर के, और अगर 1600 सीसी से ज़्यादा की है तो 2,400 प्लस 900 ड्राइवर के। बट अगर कार एम्प्लॉयर की एंड वो यूज़ करी जा रही है एम्प्लॉय के द्वारा पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पस, एंड उसके जितने भी रनिंग एंड मेंटेनेंस के खर्चे हैं वो एम्प्लॉय खुद से बियर करेगा, ऑफिशियल के लिए भी एंड अपने जो पर्सनल पर्पस के लिए चलाएगा उसके लिए भी, तो यहाँ पे हम केवल परक्विजिट वैल्यू मानेंगे 600, और अगर ड्राइवर दिया जा रहा है तो 900 ऐड कर देंगे,
और अगर 1600 सीसी से ज़्यादा की कार है तो 900 प्लस 900 इन द केस ऑफ ड्राइवर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। ठीक है, अब हमारी दूसरी कंडीशन आती है कि जहाँ पे कार अब एम्प्लॉय की है, वेयर द एम्प्लॉय ऑन अ मोटर कार बट द एक्चुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस इंक्लूडिंग रिम्यूनरेशन ऑफ द ड्राइवर इफ एनी आर मेट और रिम्बर्स टू हिम बाय द एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे कार तो एम्प्लॉय की है बट जो उस पर खर्चा है वो सारा एम्प्लॉयर कर रहा है। तो उस केस में अगर फॉर द यूज ऑफ द व्हीकल होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द ऑफिशियल पर्पस, अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए कर रहा है तो भाई एक तो एम्प्लॉय अपनी कार लेकर आया, फिर तुम उसका केवल खर्चा ही तो रिइंबर्स कर रहे हो, तो इसमें क्या परक्विजिट है, वो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है पूरा का पूरा, तो नॉट अ परक्विजिट, नॉट अ परक्विजिट। बट अगर वो उसे यूज कर रहा है फॉर द ऑफिशियल पर्पस एज वेल एज फॉर द पर्सनल पर्पस, यानी पार्शली ऑफिशियल एंड पार्शली पर्सनल पर्पस, तो उस केस में क्या होगा कि जितना भी अमाउंट एक्चुअली रिकवर मतलब रिइंबर्स होगा फ्रॉम द एम्प्लॉयर, मान लो एम्प्लॉयर ने 15,000 रुपये मेंटेनेंस और रनिंग चार्जेस पे करे एंड उसमें से फिर हम लेस कर देंगे अमाउंट स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 1C1। 1C1 के अंदर क्या मेंशन किया गया है, 1800 और 2400, 1600 सीसी के लिए 1800 और मोर देन 1600 सीसी के लिए 2400। तो मान लो यहाँ पे आपको 15,000 रुपये मिले, इसमें से क्योंकि कार एम्प्लॉय की खुद किया तो यहाँ पे हम 1.8 थाउजेंड यहाँ पे लेस कर देंगे और यहाँ पे 15,000 में से 2.4 थाउजेंड यहाँ पे हम लेस कर देंगे, तो वो जो आएगा वो आपकी परक्विजिट की वैल्यू होगी। और अगर मान लीजिए एम्प्लॉय कोई और का मतलब कोई और ऑटोमोबाइल है उसके पास अदर देन कार, तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर वो होली एंड फुली केवल ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करी जा रही है एंड खर्चा सारा का सारा एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, तो वो तो परक्विजिट है ही नहीं। और अगर वो होली मतलब पार्शली फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड पार्शली फॉर पर्सनल पर्पस यूज़ करी जा रही है एंड खर्चा सारा का सारा एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर रिइंबर्स कर रहा है, तो देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस कि जितना भी एम्प्लॉयर ने खर्चा बियर करा, यहाँ पे हम मान लीजिए 10,000 रुपये रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस एम्प्लॉयर ने रिइंबर्स करा एंड इसमें से हम लेस कर देंगे 900 रुपये। तो 900 रुपये हम मानेंगे कि भाई उस जो भी हमारा मतलब ऑटोमोबाइल है अदर देन कार, तो उसके लिए 900 रुपये हम यहाँ पे लेस कर देंगे, क्योंकि वो ऑटोमोबाइल मान लीजिए वो स्कूटर या स्कूटी से आता है अपनी, तो फिर जो रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस उसका मिलते हैं माइनस 900 रुपये, तो ये आपका परक्विजिट की वैल्यू हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये जो भी अभी हमने ऊपर परक्विजिट डिस्कस करे ये पर मंथ है, यानी कि 1800, 2400, 600, 900 जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा था, तो ये सब पर मंथ हमारी परक्विजिट की वैल्यू है, जैसे जितने भी टाइम के लिए प्रोवाइड करा गया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वेयर मोर देन 1 मोटर कार इज प्रोवाइडेड, अब अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा मोटर कार प्रोवाइड कर दी, तो उस केस में क्या होगा, एक कार की तो परक्विजिट वैल्यू हम इस टाइप से निकालेंगे कि वो यूज़ करी जा रही है पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस, एंड उससे ज़्यादा जितनी भी कार है, मान लो 2 कार प्रोवाइड करी, तो एक कार की तो हम इस टाइप से निकालेंगे कि इट्स यूज्ड फॉर पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल, एंड जो हमारी सेकंड कार है उसकी परक्विजिट वैल्यू हम इस टाइप से निकालेंगे कि वो फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करी गई है। फुल्ली पर्सनल पर्पस में वही जैसे कि हमारा जितना भी एक्चुअली उसने रिइंबर्स करा खर्चा, वो एम्प्लॉय ने जो भी रिइंबर्स करा रिइंबर्स प्लस नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल वियर एंड टियर विच इज 10% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है जी, चलिए नॉर्मल वियर एंड टियर करने का मतलब क्या है यहाँ पर, The normal wear and tear of the motor car shall be taken at 10% per annum of the actual cost of the motor car or cars। तो भाई 10 लाख की कार है अगर आपकी, तो उसका 10% यानी कि 1 लाख रुपए आपका पर एनम के हिसाब से परक्विजिट वैल्यू बन जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ द बेनिफिट ऑफ प्रोविजन ऑफ बेसिक डोमेस्टिक सर्वेंट, अब यहाँ पे 2 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन कि एम्प्लॉय ने एक डोमेस्टिक सर्वेंट खुद से हायर करा, तो अब उसकी सैलरी देने की जिम्मेदारी किसकी बनती है, एम्प्लॉय की, बट उसकी सैलरी पे कर देता है एम्प्लॉयर, या एम्प्लॉयर उसे रिइंबर्स कर देता है उसकी सैलरी, तो वो तो टैक्सेबल परक्विजिट है इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, क्योंकि वो जिम्मेदारी थी एम्प्लॉय की बट पे कर रहा है एम्प्लॉयर, तो वो टैक्सेबल परक्विजिट है इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। बट अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर खुद से ही कोई एक डोमेस्टिक सर्वेंट को अपॉइंट करता है, मतलब खुद से, वो एम्प्लॉय ने हायर नहीं करा, एम्प्लॉयर अपॉइंट करके एम्प्लॉय के घर भेज देता है कि भाई जाके तुम काम करो, तो इस सर्कमस्टांसेस में ये एम्प्लॉय की जिम्मेदारी नहीं है कभी भी उस डोमेस्टिक सर्वेंट को पेमेंट करने की, उसकी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर को ही उसकी पेमेंट करनी है। तो इस टाइप के सर्वेंट अगर प्रोवाइड करा जा रहा है कि जो एम्प्लॉयर ने खुद से हायर करके प्रोवाइड करा, तो वो टैक्सेबल, वो उसकी वैल्यू परक्विजिट की वैल्यू तभी बनेगी अगर वो केवल और केवल इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। इफ द डोमेस्टिक सर्वेंट आर एंगेज्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड फैसिलिटी ऑफ सच सर्वेंट इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय, इट विल बी परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज ओनली। ठीक है जी, एंड यहाँ पे कितनी वैल्यू परक्विजिट होगी, जो भी एक्चुअली उसकी सैलरी पे करी जा रही है। फॉर एग्जांपल मान लो 10,000 रुपये उसे मंथली पे करे जा रहे हैं, तो 10,000 रुपये, और अगर कुछ इसका रिकवरी हो जाती है एम्प्लॉय से तो माइनस वो, तो ये हमारी परक्विजिट की वैल्यू हो।
वैल्यूएशन ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर। अगर मान लो गैस का कनेक्शन, वाटर का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन एम्प्लॉय ने खुद ले रखा है, तो उसका खर्चा बियर करने की जो लायबिलिटी है वो एम्प्लॉय किया, बट उसके बिहाफ पे एम्प्लॉयर पे कर देता है या एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर देता है। देन इन दैट सर्कमस्टांसेस वो परक्विजिट है। इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज टैक्सेबल परक्विजिट है। बट अगर कनेक्शन ही एम्प्लॉयर लेकर देता है तो फिर उस केस में लायबिलिटी एम्प्लॉयर की ही होती है पेमेंट करने की। तो इस केस में केवल और केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में ही ये आपका टैक्सेबल परक्विजिट होगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल परक्विजिट नहीं होगा अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है। अब इफ पेमेंट इज मेड टू द एजेंसी सप्लाइंग ऑफ गैस और इलेक्ट्रिसिटी, अगर एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है एजेंसी को, मान लो आपकी जो यूपीपीसीएल है, अगर यूपीपीसीएल से आपको इलेक्ट्रिसिटी दिलवाई गई है तो अब यहाँ पे वो यूपीपीसीएल को पेमेंट कर रहा है, तो सम इक्वल टू द अमाउंट पेड ऑन दैट अकाउंट बाय द एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल एम्प्लॉयर एक्चुअली पे करेगा तो वो आपकी परक्विजिट की वैल्यू है। इफ सप्लाई इज मेड फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर का खुद का ही काम है ये इलेक्ट्रिसिटी या गैस वगैरह मैन्युफैक्चर करने का, तो उस केस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इंकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो उतनी आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगी। वैल्यूएशन ऑफ फ्री और कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटीज, तो यहाँ पे भी दो सिचुएशन, अगर एम्प्लॉय अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो किसी स्कूल के अंदर, तो वहाँ की फी पे करने की लायबिलिटी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय किया, बट एम्प्लॉयर उसे रीइंबर्स कर देता है या एम्प्लॉयर उसके बिहाफ पे कर देता है, तो इट्स टैक्सेबल इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। बट अगर एम्प्लॉय के बच्चों का एडमिशन ही एम्प्लॉयर करवा रहा है स्कूल के अंदर, तो इस केस में जो भी ऑब्लिगेशन है फी वगैरह पे करने की वो एम्प्लॉयर किया, तो ये केवल और केवल टैक्सेबल परक्विजिट होगा इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे सर्कमस्टांसेस, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज मेंटेन्ड एंड ऑन्ड बाय द एम्प्लॉयर, या तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही एम्प्लॉयर का है या तो वहाँ पे एम्प्लॉय के बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जा रही है ओनली बिकॉज कि वो एम्प्लॉय है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर का, कि मान लीजिए किसी स्कूल के साथ एम्प्लॉयर ने टाई अप कर लिया कि मेरे यहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज के बच्चे पढ़ेंगे उनके आप कोई फीस नहीं लेंगे, तो इस वजह से उससे फ्री ऑफ कॉस्ट उसे पढ़ाई दी जा रही है। तो कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन और नियर द लोकेलिटी, तो उसके लिए परक्विजिट की वैल्यू क्या होगी कि आपकी उस आसपास की लोकेलिटी में सिमिलर क्लास की एजुकेशन के लिए क्या नॉर्मली फी है, तो वो आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगी। बट वो परक्विजिट आपका टैक्सेबल नहीं होगा अगर वो बेनिफिट नॉट एक्सीडिंग ₹1000 पर मंथ। अगर आपकी वो सिमिलर लोकेलिटी के अंदर आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए मान लीजिए 900 रुपये की फी लगती है वहाँ पे दूसरे किसी स्कूल के अंदर, तो ये आप परक्विजिट नहीं है। बट अगर 1100 रुपये की फी लगती है तो फिर ये परक्विजिट बन जाएगा। अदर्स, अगर मान लीजिए ये कंडीशन नहीं है, आप किसी और स्कूल में पढ़ा रहे हैं एंड फिर वहाँ से एम्प्लॉयर आपको फी वगैरह पे कर देता है, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन दैट बिहाफ, तो वो टोटली आपका परक्विजिट की वैल्यू होगा। एंड ये जो 1000 रुपये पर मंथ की कंडीशन है ये केवल और केवल ऑन द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉई है। द एग्जाम्पशन ऑफ ₹1000 पर मंथ इज अलाउड ओनली इन द एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय, नॉट इन द केस ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड टू द हाउस होल्ड मेंबर्स। अगर किसी हाउस होल्ड मेंबर यानी कि आपके पेरेंट्स, सर्वेंट, ब्रदर, सिस्टर, अगर इनमें से किसी को मिलती है ये एजुकेशनल फैसिलिटी, आप इन्हें पढ़वाता है एम्प्लॉयर, तो इस केस में 1000 रुपये वाला बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ये केवल चिल्ड्रंस के लिए मिलेगा। फ्री और कंसेशनल टिकट, अगर कोई एम्प्लॉयर हु इज एंगेज्ड इन द कैरियज ऑफ पैसेंजर और गुड्स कोई फ्री और कंसेशनल टिकट्स प्रोवाइड कर देता है टू एन एम्प्लॉय और टू एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड फॉर पर्सनल और प्राइवेट जर्नी फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल डेट, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है कि भाई आप जाओ घूम कर आओ, या कंसेशनल डेट पे, इन एनी कन्वेंस ओन्ड, लीज्ड और मेड अवेलेबल बाय एनी अदर अरेंजमेंट बाय सच एम्प्लॉयर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर और गुड्स, देन इन दैट केस offered by such employer to the public as reduced by the amount received, paid or required from the employee। तो इस केस के अंदर मान लो अगर कोई एम्प्लॉयर है जिसका काम है कैरियज ऑफ द पैसेंजर और गुड्स, एंड वो अपने किसी एम्प्लॉय को या उसके किसी हाउस होल्ड को कोई फ्री और कंसेशनल टिकट्स दे देता है, तो अब उसके केस में परक्विजिट की वैल्यू कितनी होगी कि वो आउटसाइडर्स को ये इस टाइप की जर्नी के लिए क्या चार्ज करता है, ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर टू पब्लिक एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट विच इज रिकवर्ड। तो मान लो वो उस जर्नी के लिए आउटसाइडर्स से 1000 रुपीज़ चार्ज करता है, ये 1000 रुपीज़ आपकी परक्विजिट की वैल्यू हो जाएगी, और मान लो यहाँ पे 100 रुपये एम्प्लॉय से रिकवर हो गए तो 900 रुपये परक्विजिट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। हाउएवर देयर वुड बी नो सच परक्विजिट टू द एम्प्लॉयज ऑफ एन एयरलाइन और द रेलवेज। बट अगर मान लो रेलवे और एयरलाइन है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ टिकट्स फ्री में दे देते हैं साल के कि आप इतनी जर्नी कर सकते हैं, तो उस केस में वो परक्विजिट नहीं होता। वैल्यूएशन ऑफ द अदर फ्रिंज बेनिफिट्स, फॉलोइंग अदर फ्रिंज बेनिफिट्स। अब कौन कौन से अदर फ्रिंज बेनिफिट्स हैं? इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन।
अगर कोई इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल रेट पे लोन दे दिया जाता है बाय द एम्प्लॉयर और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ टू एन एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, तो उसके लिए हम यहाँ पे किस टाइप से उसकी वैल्यूएशन निकालेंगे परक्विजिट की, इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट द रेट चार्ज पर एनम बाय द SBI। तो SBI उस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा था, मान लो SBI फर्स्ट डे पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा था एंड यहाँ पे एम्प्लॉयर आपसे 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो जो 5% है ये आपकी परक्विजिट है, ठीक है। हाउएवर नो वैल्यू वुड बी चार्ज्ड, बट ये परक्विजिट नहीं होगा इफ सच लोन्स आर मेड अवेलेबल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रेस्क्राइब डिजीज लाइक कैंसर, TB एक्सेट्रा। अगर ये आपको लोन दिया गया है किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ऑफ द स्पेसिफाइड डिजीज लाइक कैंसर और TB, और अगर लोन दिया गया है नॉट एक्सीडिंग ₹20,000 यानी कि 20,000 रुपये या उससे कम का लोन दिया गया है, तो फिर ये आपकी कोई भी वैल्यू ऑफ परक्विजिट नहीं निकालना होगा आपको। ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड एकोमोडेशन, अगर ट्रैवल, टूर और एकोमोडेशन के लिए आपका कोई खर्चा एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर देता है तो वो आपका परक्विजिट की वैल्यू होगी एज द सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय सच एम्प्लॉयर इन दैट बिहाफ। अगर ट्रैवलिंग, टूरिंग और एकोमोडेशन फैसिलिटी आर मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर टू पर्टिकुलर एम्प्लॉयज ओनली, अगर कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के लिए ही ये फैसिलिटी दी गई है, वैल्यू एट विच सच फैसिलिटीज आर ऑफर्ड बाय अदर एजेंसीज टू द पब्लिक, तो अदर एजेंसीज पब्लिक को कितने रुपए में ये फैसिलिटी देते हैं तो वो आपकी टैक्सेबल परक्विजिट होगा। एक्सपेंस ऑन एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, अगर मान लीजिए ट्रैवल एंड टूर पे कोई हाउस होल्ड मेंबर को भी या जैसे पेरेंट्स या किसी और को भी भेज दिया गया एम्प्लॉय के साथ, तो उसके लिए होने वाला जो भी खर्चा एक्सपेंडिचर एक्चुअली इंकर्ड, तो वो हमारा टैक्सेबल परक्विजिट होगा। इफ ऑफिशियल टूर इज एक्सटेंडेड एज वेकेशन, अब मान लीजिए आप ऑफिशियल टूर पे गए थे गोवा एंड उसके बाद वहाँ पे जाकर एम्प्लॉय बोलता है कि भाई मैं 3 दिन और रुक रहा हूँ इधर गोवा के अंदर, तो अब वो मेरी वैकेशन मतलब जो 5 दिन के लिए गए थे 3 दिन वो एक्स्ट्रा में रुक गया, तो अब जो 3 दिन वो एक्स्ट्रा रुक गया उसके ऊपर जो भी एम्प्लॉयर खर्चा करेगा तो वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा। फ्री और कंसेशनल फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, तो जो भी खर्चा फ्री फूड प्रोवाइड करवाने पे लगेगा एम्प्लॉयर का तो वो टैक्सेबल परक्विजिट होगा, बट फॉलोइंग वुड नॉट बी ट्रीटेड एज परक्विजिट। अगर कोई भी आपको फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइड करे जा रहे हैं वर्किंग आवर्स एट ऑफिस और बिजनेस प्रीमाइसेस, अगर आपको ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स प्रोवाइड करा जा रहा है फ्री और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस तो वो आपका परक्विजिट नहीं है। और थ्रू पेड वाउचर्स विच आर नॉट ट्रांसफरेबल बट कंडीशन टू द एक्सटेंड द वैल्यू देयर ऑफ ईदर केस डो नॉट एक्सीड 50 रुपये पर मील, कि 50 रुपये तक का मील अगर आपको ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स या बाय द वे ऑफ वाउचर्स आपको प्रोवाइड करा जा रहा है तो वो टैक्सेबल परक्विजिट नहीं है। अगर आपको टी और स्नैक्स मतलब जैसे चाय आपके ऑफिस में आती होगी टाइम टू टाइम या चाय की आपके ऑफिस में मशीन लग रही है कि आप जाइए निकालिए, तो वो कोई परक्विजिट नहीं है। फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज ड्यूरिंग वर्किंग आवर प्रोवाइडेड इन अ रिमोट एरिया और ऑफशोर इंस्टॉलेशन, कि आपके रिमोट एरिया के अंदर गए या कि आप ऑफशोर इंस्टॉलेशन करने गए किसी प्रोडक्ट वगैरह का, तो वहाँ पे जो आपको खाना पीना दिया जाएगा तो वो आपका परक्विजिट की वैल्यू नहीं होगा। वैल्यू ऑफ द गिफ्ट, वाउचर और टोकन इन लिeu ऑफ सच गिफ्ट, ठीक है जी। तो अगर आपको कोई सेरेमोनियल ओकेशन पे या किसी और ओकेशन पे आपको एम्प्लॉयर से कोई भी गिफ्ट मिलता है तो वो भी आपका परक्विजिट माना जाएगा, बट अगर वो 5,000 रुपये से ज़्यादा होता है इन द एग्रीगेट इन द ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, अगर वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एग्रीगेट 5,000 या उससे कम होता है तो फिर वो आपका टैक्सेबल परक्विजिट नहीं माना जाएगा, मतलब परक्विजिट की वैल्यू नील मान ली जाएगी आपकी। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस, अगर एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे कोई क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंसेस पे कर देता है तो वो जितने भी एक्सपेंसेस पे करेगा वो सब आपके वैल्यू ऑफ परक्विजिट के अंदर मान लिए जाएंगे। क्लब के एक्सपेंडिचर, अगर एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे कोई क्लब के अंदर एक्सपेंडिचर पे करता है या आपको एक्सपेंडिचर रीइंबर्स कर देता है तो जो भी आपके एक्चुअली एक्सपेंडिचर पे करे या रीइंबर्स करे वो परक्विजिट की वैल्यू मान ली जाएगी। बट अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर किसी क्लब की मेंबरशिप ले लेता है कि एक क्लब है एंड हमने उसकी मेंबरशिप ले ली एंड अब उसके अंदर हमारे सारे एम्प्लॉयज एंटर कर सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं, तो अब जो मेंबरशिप ले ली अब उस केस में कोई भी आपकी परक्विजिट की वैल्यू नहीं मानी जाएगी। एंड अगर वो इस टाइप के एक्सपेंडिचर आपके इंकर कर रहा है एम्प्लॉयर होली एंड ऑफिशियली फॉर द बिजनेस पर्पस तो इस केस में भी वो परक्विजिट नहीं माना जाएगा। देयर वुड बी नो परक्विजिट फॉर यूज ऑफ हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स एंड सिमिलर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली टू एम्प्लॉयज ऑफ द एम्प्लॉयर, अगर सभी एम्प्लॉयज के लिए यूनिफॉर्मली वो अलाउ है कि आप सभी जाकर क्लब के अंदर एंजॉय कर सकते हैं, क्लब फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, तो वो किसी के भी हाथ में कोई टैक्सेबल परक्विजिट उसका नहीं होगा। यूज ऑफ द मूवेबल एसेट, अब अगर एम्प्लॉयर आपको कोई मूवेबल एसेट यूज करने के लिए दे देता है तो उसके केस में आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगी। अगर आपको लैपटॉप या कंप्यूटर देता है तो इस केस में नील, क्योंकि लैपटॉप और कंप्यूटर तो देगा तो आप घर पे भी आप काम करते रहेंगे, वो कभी भी आपको फोन कर देगा भाई लैपटॉप खोल के बैठ जाओ, तो इस केस में तो कोई भी अगर अब आपको यूज करने के लिए दे रहा है आप ऑफिस का लैपटॉप जो जनरली आजकल सभी कंपनीज देती भी हैं, तो उस केस में कोई भी वैल्यू ऑफ परक्विजिट कुछ नहीं होगा, नील होगा।
बट अगर कोई और मूवेबल एसेट देता है अदर देन लैपटॉप एंड कंप्यूटर और एनी एसेट ऑलरेडी स्पेसिफाइड, जो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लियो, उससे अलग कोई भी एसेट देता है, तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट, जैसे हमने RFA में पढ़ा था या जैसे हमने मोटर कार के केस में पढ़ा था, तो 10% ऑफ द कॉस्ट और एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो जैसे एज द केस में भी, तो वो आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगी। अब अगर एम्प्लॉयर कोई मूवेबल एसेट आपको ट्रांसफर ही कर देता है, तो उस केस में क्या होगा, मान लो आपको वो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम ट्रांसफर करता है, तो उसके लिए हमें वैल्यू निकालनी होगी डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द एसेट एज कंप्यूटेड एट द रेट 50% ऑन द WDV फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज। मान लो कोई यूज्ड कंप्यूटर है एम्प्लॉयर का एंड वो आपको ट्रांसफर कर देता है, तो उसके लिए परक्विजिट वैल्यू के स्टेप से निकालेंगे, तो हम उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालेंगे। एंड डेप्रिशिएटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, 50% ऑफ द 50% एज WDV फॉर द ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज। ठीक है, अगर वो मोटर कार देता है आपको, तो उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालेंगे हम 20% ऑन WDV फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज। अगर कोई एनी अदर एसेट देता है, तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे हम निकालते हैं 10% ऑफ द SLM। तो कंप्यूटर के केस में WDV, मोटर कार के केस में WDV, बट एनी अदर एसेट के केस में SLM फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज। अब अगर कोई और, जो यहाँ पे हमने अभी तक डिस्कस नहीं करा हो, कोई और अगर कोई बेनिफिट एमिनिटी प्रोवाइड करता है, तो जो भी उसका आर्म लेंथ प्राइस होता है, तो हम उसे मान लेंगे कि वो हमारी वैल्यू ऑफ परक्विजिट है। ये इलस्ट्रेशन आप देख लेना एक बार। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारे सारे परक्विजिट्स खत्म हो जाते हैं। अब हमारा केवल 2 लास्ट छोटे छोटे से कंसेप्ट इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने के लिए रह गए। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस वैल्यूएशन ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 6। तो जो अब हमारे स्वेट इक्विटी शेयर या स्पेसिफाइड सिक्योरिटी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे देता है, तो उसकी वैल्यूएशन किस टाइप से करनी है इक्विटी शेयर की या स्पेसिफाइड सिक्योरिटी की, तो वो अब हमें यहाँ पे पढ़ना है। इफ शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपके जो शेयर्स हैं वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन, तो उस केस में FMV क्या होगी, FMV शैल बी द एवरेज ऑफ द ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर ऑन दैट डेट ऑन द सैड स्टॉक एक्सचेंज। तो मान लीजिए आपके BSE के ऊपर कोई शेयर आपका लिस्टेड है, तो इसमें जो शेयर है उसकी ओपनिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग प्राइस, एवरेज ऑफ द ओपनिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो ये जो वैल्यू होगी ये आपकी FMV मान ली जाएगी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन। बट इफ शेयर्स आर लिस्टेड ऑन मोर देन वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मान लीजिए कोई शेयर आपका वो BSE के ऊपर भी लिस्टेड है एंड NSE के ऊपर भी लिस्टेड है, तो इस केस में कौन सी वैल्यू को हम लेंगे, जिस स्टॉक एक्सचेंज पे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। मान लीजिए BSE के ऊपर आपकी 10 लाख वॉल्यूम ट्रेड हुई है एंड NSE के ऊपर 15 लाख, तो यहाँ पे हम NSE में जो भी हमारी ओपनिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग प्राइस होगा इसका एवरेज लेंगे ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन द शेयर। इफ नो ट्रेडिंग इन शेयर ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अब मान लीजिए उस पर्टिकुलर डे पे एक्सरसाइज, मतलब जिस दिन आपने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करा, उस डेट पे ना आपकी BSE के अंदर कोई भी ट्रेडिंग हुई उस पर्टिकुलर शेयर में, ना NSE के अंदर कोई भी ट्रेडिंग हुई उस पर्टिकुलर शेयर में, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम इसमें लेंगे क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन अ डेट क्लोजर टू द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन, कि जो भी हमारी डेट होगी क्लोजर टू द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन, तो उस दिन हमारा क्या क्लोजिंग प्राइस था। यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमें इस केस में अगर हमें उस स्पेसिफाइड डेट पे ही ट्रेडिंग हुई थी, तो उसके लिए तो हमें लेना होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का एवरेज। बट अगर हम उससे पिछली कोई भी क्लोजिंग डेट की, मतलब क्लोजैट डेट की अगर हम अपनी वैल्यू ले रहे हैं, तो वहाँ पे हमें लेनी होती है केवल क्लोजिंग वैल्यू। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन अ डेट क्लोजर टू द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन एंड इमीडिएटली प्रेसिडिंग सच डेट। ठीक है जी, मान लो ऑप्शन आपका एक्सरसाइज हो रहा है 10 अगस्त को एंड 10 अगस्त को आपकी कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई, तो इससे पिछला डे आपका 9 अगस्त, अगर आपकी 9 अगस्त पे कोई ट्रेडिंग हुई है तो आप उसकी वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू ले लीजिए, एंड अगर 9 अगस्त को भी नहीं हुई तो 8 अगस्त की जो भी क्लोजिंग प्राइस है उसे ले लीजिए। एंड यहाँ पे भी वही जो भी आपके मतलब 2 अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो जिसमें भी हाईएस्ट वॉल्यूम थी उसकी वैल्यू आपको लेनी है। क्लोजिंग प्राइस करने का मतलब क्या होता है, वेयर द स्टॉक एक्सचेंज कोट बोथ बाय एंड सेल प्राइजेस द क्लोजिंग प्राइस शैल बी द सेल प्राइस। ओपनिंग प्राइस क्या होता है, वेयर द स्टॉक एक्सचेंज कोट बोथ बाय एंड सेल प्राइजेस द ओपनिंग प्राइस शैल बी द सेल प्राइस फॉर द फर्स्ट सेटलमेंट। अब यहाँ पे क्लोजिंग के लिए तो होता है सेल प्राइस ऑफ द लास्ट सेटलमेंट, एंड जो हमारा ओपनिंग प्राइस होता है उसके लिए हमें लेना होता है सेल प्राइस ऑफ द फर्स्ट सेटलमेंट। इफ शेयर्स आर नॉट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर मान लीजिए आपके जो शेयर्स हैं वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है, तो उस केस में फेयर मार्केट वैल्यू किस टाइप से निकालेंगे,
फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी द वैल्यू ऑफ शेयर इन सच कंपनी एज डिटरमाइंड बाय द मर्चेंट बैंकर। तो जो भी वैल्यू मर्चेंट बैंकर डिटरमाइन कर देंगे ऑन द स्पेसिफाइड डेट, वो वैल्यू मानी जाएगी आपकी एफएमवी ऑफ द शेयर। अब ये स्पेसिफाइड डेट क्या होता है? स्पेसिफाइड डेट मीन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन, या तो जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करा, हमारे केस में जैसे हम एग्जांपल में दे रहे हैं 10th ऑगस्ट, और एनी डेट अर्लियर देन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन नॉट बीइंग अ डेट विच इज मोर देन 180 डे अर्लियर देन द डेट ऑफ द एक्सरसाइजिंग। यानी कि कोई भी डेट जो कि उस एक्सरसाइजिंग से पहले की हो बट मोर देन 180 डेज पहले की ना हो, मतलब विद इन द 180 डेज की कोई भी डेट पे अगर आप मर्चेंट बैंकर ने वैल्यू निकाली है, तो जो भी वैल्यू निकाली है हम उसे मान लेंगे एफएमवी। ये आप इलस्ट्रेशंस देख लेना। वैल्यूएशन ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी नॉट बीइंग एन इक्विटी शेयर इन अ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 6। तो अगर मान लीजिए कोई इक्विटी शेयर नहीं है, उसके अलावा कोई और सिक्योरिटी है, तो उसके लिए हमें किस टाइप से एफएमवी निकालनी होती है? तो उसके लिए हमारी वैल्यू होगी एफएमवी ऑफ द शेयर डिटरमाइंड बाय द मर्चेंट बैंकर ऑन द स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट करने का मतलब यहाँ पे वही है, या तो जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करा वो वाली डेट, या कोई अदर डेट उससे पहले की डेट, बट दैट शुड नॉट बी मोर देन 180 डेज अर्लियर। ठीक है। टैक्स ऑन परचेज ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एंड सर्ट इक्विटी शेयर इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन द ईयर ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन। तो जिस ईयर में आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं उस ईयर में ही आपको टैक्स पे करना होता है। हाउएवर वेयर सच शेयर्स और सिक्योरिटीज आर अलॉटेड बाय द करंट एम्प्लॉयर बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप। अगर कोई स्टार्टअप अपने एम्प्लॉयज को शेयर देता है, मतलब कोई इस टाइप की सर्ट इक्विटी शेयर वगैरह अलॉट करता है, द परक्यूजेट इज टैक्सेबल इन द ईयर। तो इस केस में स्टार्टअप्स के एम्प्लॉयज के केस में जो हमारी टैक्सेबिलिटी होती है उस टैक्सेबिलिटी को थोड़ा डेफर कर दिया गया है। तो उस केस में कब टैक्सेबल होता है ये? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मान लीजिए असेसमेंट ईयर 23-24 में अगर ये स्वेट इक्विटी शेयर आपको अलॉट करे गए एम्प्लॉयज को ऑफ द एलिजिबल स्टार्टअप, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तब टैक्सेबल होंगे। अगर एम्प्लॉय उससे पहले शेयर्स को सेल कर देता है इन द ईयर इन विच सेल ऑफ सच सिक्योरिटी और शेयर्स आर मेड बाय द एसएससी। अगर एसएससी उन शेयर्स को सेल कर देता है तो जिस साल में वो सेल करता है उस साल में टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। या अगर एसएससी कंपनी को रिजाइन कर देता है, छोड़ देता है, तो जिस साल में वो एसएससी कंपनी को छोड़ देगा, एलिजिबल स्टार्टअप को छोड़ देगा, सीजेस टू बी द एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉयर, तो उस साल के अंदर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी आपकी। डेफिनेशन फॉर द परक्विजिट फॉर द पर्पस ऑफ परक्विजिट, तो हमने बहुत सारी जगह पर पढ़ा था मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। तो मेंबर ऑफ हाउस होल्ड कहने का मतलब क्या होता है? शैल इंक्लूड स्पाउस, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउस, पेरेंट्स एंड सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। ठीक है। सैलरी कहने का मतलब क्या होता है? सैलरी इंक्लूड्स द पे, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन पेबल मंथली और अदरवाइज। तो यहाँ पे मंथली और अदरवाइज कि यहाँ पे मतलब आपको मान लीजिए 50,000 पर मंथ का भी अगर कमीशन मिल रहा है फिक्स, तो वो भी आपका सैलरी का पार्ट होगा। परसेंटेज ऑफ टर्नओवर का कमीशन मिल रहा है जैसे एचआरए में हमने पढ़ा था, तो वो भी आपका सैलरी का पार्ट होगा। बाय वट एवर नेम कॉल्ड फ्रॉम वन और मोर एम्प्लॉयर्स एज द केस में भी, बट डज नॉट इंक्लूड। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? डीए और डीपी अनलेस इट एंटर इनटू द कंप्यूटेशन ऑफ सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट, यानी कि डीए नॉट इन टर्म्स, तो ये आपका ऐड नहीं होगा। बेसिकली कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपका केवल डीए इन टर्म्स ही यहाँ पर आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। सेकंड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय, ये सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। अलाउंसेज विच आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स, तो एग्जाम्प्ट अलाउंसेज आपके सैलरी का पार्ट नहीं बनेंगे। द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स स्पेसिफाइड इन क्लोज 2 ऑफ द सेक्शन 17, तो जो भी हमने वैल्यूएशन निकाली परक्विजिट्स की, ये आपके सैलरी का पार्ट नहीं बनेंगे। एनी पेमेंट और एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड अंडर प्रोवाइजर टू क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 17, तो जो कोई भी आपके एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिए गए हैं वो आपके सैलरी का पार्ट नहीं बनेंगे। लमसम पेमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस और सुपरएनुएशन ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट लाइक ग्रेचुटी, सीवियरेंस पे, लीव एनकैशमेंट, वॉलंटरी रिट्रांचमेंट बेनिफिट, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एंड सिमिलर पेमेंट्स, तो ये सब आपके सैलरी का पार्ट नहीं बनेंगे। अब इसके बाद हमारे लास्ट कंसेप्ट, मतलब सेकंड लास्ट कंसेप्ट है ये हमारा, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। अब हमें सैलरी के अंदर से कौन कौन सी डिडक्शन मिलती है? तो हमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A। एक एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती है ओनली इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर 16(2) के अंदर, और प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलती है 16(3) के अंदर। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती है? 50,000 रुपीज़ की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है टू ऑल एम्प्लॉइज, कि जो भी आपकी सैलरी कंप्यूट होती है तो उसमें से सिंपली आप 50,000 रुपीज़ की स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए, तो ये आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड इज फुल्ली टैक्सेबल and is to be first to be included in the salary and thereafter the following deduction is to be made from the gross salary. Deduction in respect of entertainment allowance is available in case of government employees only.
तो केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में आपको ये एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती है, वो भी कितनी, 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी। मान लो बेसिक सैलरी आपकी 10,000 है तो उसका 1/5, 5,000 ये हायर स्टैट्यूटरी लिमिट है, और एंटरटेनमेंट अलाउंस एक्चुअली रिसीव, तो मान लीजिए आपकी 1/5 10,000 रुपीज़ है, 5,000 आपकी हायर लिमिट, और आपको एक्चुअल में मिलता है यहाँ पे 15,000, तो इन तीनों का लोअर, यानी कि आपको 5,00,000 रुपये तक की एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिल जाएगी। अब ये इससे कोई मतलब नहीं कि आपने जो आपको अमाउंट मिला 15,000 रुपीज़ का, ये आपने एक्चुअली इंकर करा, खर्चा करा नहीं करा, इससे कोई मतलब नहीं, आपको मिल गया तो ठीक है, अब आपको ये डिडक्शन उसमें से मिल जाएगी। प्रोफेशनल टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर प्रोफेशनल टैक्स पे कर देता है ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, तो वो पहले प्रोफेशनल टैक्स आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा, एंड बाद में जितना भी प्रोफेशनल टैक्स पे करा होता है वो आपका डिडक्शन आपको मिल जाएगी। If professional tax is reimbursed or directly paid by the employer on behalf of the employee, the amount so paid is first included as salary income and then allowed as deduction under section 60। ठीक है जी, तो ये इलस्ट्रेशन देख लेना आप, एंड इसके बाद हमारा बस ये लास्ट कंसेप्ट आता है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। तो अब हमें पढ़ना है रिलीफ क्या है ये, ऑन अकाउंट ऑफ अरियर ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी। तो क्या होता है, मान लीजिए आपको कभी कोई सैलरी या तो एडवांस में मिल जाती है कि आपकी सैलरी थी वो नेक्स्ट ईयर की, बट आपको पहले ही मिल गई। तो हमने पढ़ा था कि सैलरी हमारी चार्जेबल टू टैक्स होती है ऑन द ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो जिस साल में आपको वो रिसीव हो गई वो उसी साल में आपकी टैक्स हो जाएगी। या आपकी मान लीजिए सैलरी आपको अरियर में मिल रही है, बट वो आपकी जिस साल में ड्यू हुई थी उस साल में टैक्स नहीं हुई थी, वो आपकी टैक्स हो रही है, मतलब पिछले किसी साल का अरियर है एंड वो आपकी अभी रिसीव हो रही है, तो आपको वो इस साल में टैक्सेबल हो रही है। तो इस केस में आपको जितना एक्चुअल में टैक्स बनता था इस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इस असेसमेंट ईयर के लिए जो आपका टैक्स बनता था, ये अरियर या एडवांस की वजह से उस नॉर्मल टैक्स से ज़्यादा का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक रिलीफ का प्रोविजन लाया गया है कि आपको एक रिलीफ मिल जाएगा अंडर सेक्शन 89। तो वो किस टाइप से मिलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने कंपटीशन करने का तरीका, ये इलस्ट्रेशन आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इलस्ट्रेशन एक बार पूरी पढ़ लेना, मैं आपको केवल समझा देता हूँ कि किस टाइप से। तो जो भी आपकी करंट ईयर की सैलरी थी वो प्लस उसके अंदर आप अरियर ऑफ सैलरी ऐड कर दीजिए जो आपको अब मिल रहा है, तो वो टोटल सैलरी निकाल लीजिए एंड उस टोटल सैलरी के ऊपर आप टैक्स पेबल कंप्यूट कर लीजिए। एंड आप अगर ये अरियर ऑफ सैलरी को एक्सक्लूड कर दे, केवल जो आपकी इस साल की सैलरी बनती है आपकी, केवल उतनी सैलरी के ऊपर आप अपना टैक्स कंप्यूट करिए। तो आपको यहाँ पे दो टैक्स कंप्यूट करने हैं, एक तो अगर आप अरियर को ऐड करके आपकी कितना टैक्स पेबल बनता है, एंड आपको अरियर को हटाकर कितना टैक्स पेबल बनता है। ठीक है, एंड अब आपको क्या निकालना है कि जिस साल से रिलेटेड, जिस साल से वो रिलेटेड है आपकी, जो आपको अरियर सैलरी अब मिल रही है, मान लीजिए अब आपकी किसी प्रीवियस ईयर्स को पर्टेन कर दिया, तो उन प्रीवियस ईयर में आपको अपनी इनकम, आपको अपना टैक्स पेबल निकालना है इंक्लूडिंग अरियर, कि अगर ये अरियर हमें उसी साल में मिल जाता तो हमें उस साल में कितना टैक्स पे करना पड़ता, और अब निकालिए एक्सक्लूडिंग दैट अरियर, कि वो अरियर हमें नहीं मिला था तो हमें कितना टैक्स पे करना पड़ा था। तो ऐसे करके आप निकाल लीजिए हर साल के लिए, कि मान लीजिए 3 साल का अरियर आपको अब एक साथ मिल रहा है, तो तीनों सालों का इंक्लूडिंग दैट अरियर कितना टैक्स पेबल बनता है आपका, एक्सक्लूडिंग दैट अरियर कितना टैक्स पेबल बनता था आपका। तो इस टाइप से आप निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे आपको रिलीफ कैसे मिलेगा, तो टैक्स पेबल इन द AY 2023-24 ऑन अरियर, तो आपने अरियर में इस साल में कितना टैक्स दे रहे हैं, तो वो कैसे निकलेगा कि आपको टैक्स पेबल इंक्लूडिंग अरियर कितना है उसमें से लेस कर दीजिए टैक्स पेबल एक्सक्लूडिंग अरियर, तो वो आपका आ जाएगा कि आपको अरियर पे कितना टैक्स देना पड़ रहा है, एंड टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ अरियर इन द रेस्पेक्टिव ईयर्स। तो उसके लिए कैसे निकलेगा आपका कि आपको टैक्स पेबल इंक्लूडिंग अरियर कितना देना पड़ता, एंड आपको टैक्स कितना देना पड़ा अभी एक्सक्लूडिंग अरियर्स, तो आपको टैक्स पेबल इंक्लूडिंग अरियर, टैक्स पेबल एक्सक्लूडिंग अरियर, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालकर तो आपको देने पड़ते हैं, अगर 19 साल में टैक्सेबल रहते तो 92,185 रुपये का टैक्स, बट अभी आपको उस अरियर पे टैक्स देना पड़ रहा है 1,07,640। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, तो ये आपको रिलीफ मिल जाएगा अंडर सेक्शन 89 कि आपको इतना टैक्स नहीं देना, केवल आपको अभी भी इतना ही टैक्स देना है अरियर सैलरी के ऊपर। तो ये आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है। एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। एंड बस यहाँ पे ये और बात लिखिए कि सैलरी फ्रॉम यूएनओ, अगर आपको यूएनओ से कोई भी, यूएनओ के एम्प्लॉयज़ को कोई भी सैलरी मिल गया तो वो टोटली एग्जाम्प्ट होती है टैक्स से, उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब आप एक बार सभी क्वेश्चंस को, हमने 2 पार्ट में ये अपना सैलरी का पूरा चैप्टर पढ़ा है, काफी लेंथी चैप्टर था ये हमारा, तो फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन होपफुली आपने अभी तक कर लिए होंगे, अगर नहीं करे तो वो वाले क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के, एंड ये पूरे सैलरी के जितने भी टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन, जितने भी इलस्ट्रेशन हैं, आप सभी एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिए। आपको कहीं भी कोई डाउट आता है, आप पिछले भी अगर आप कोई RTP MTP सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको उनके अंदर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप वो मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए,
मैं आपको वो सॉल्व करवा दूंगा, आपको उसके पीछे के सभी कंसेप्ट समझा दूंगा। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी कंसेप्ट के अंदर अभी भी कोई डाउट है, तो आप वो बता दीजिए, वो मैं आपको 1 to 1 पर्सनली आपको व्हाट्सएप पे या जिस टाइप से भी आपको कन्वीनियंट होगा मैं आपको समझा दूंगा। एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी, प्लीज़ वॉच द वीडियो। ये वीडियो आप 3-4 बार लगातार देखिए तो आपके सभी कंसेप्ट एकदम आपके माइंड के अंदर फिट हो जाएंगे। आप पहला पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट देखिए, माइंड के अंदर इसे फिट कर लीजिए। ये ऑलमोस्ट हमारी दोनों पार्ट्स मिलाकर लगभग 2 घंटे 15 मिनट की हमारा रिवीजन लेक्चर बना है पूरा सैलरी के ऊपर। बट ये हमारा इन डेप्थ रिवीजन लेक्चर है। ये हमने डायरेक्टली फ्रॉम आईसीआई के स्टडी मटेरियल से जितने भी कंसेप्ट थे, जो भी आईसीआई के कंसेप्ट हैं, जो भी मतलब आईसीआई कवर करता है अपने एग्जाम्स के अंदर, हमने सब कुछ 1 by 1 अच्छी तरीके से सब पढ़ा है। तो आप ये 2 घंटे 15 मिनट की वीडियो को अगर आप इसे 1.5 टाइम्स की स्पीड पे भी सुनेंगे तो समवेयर अराउंड 1.5 आवर्स के अंदर ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप इसे 5-6 बार सुनिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू एंड गुड बाय, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।